नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन के अलग अलग 12 भावों में चंद्रमा हमें क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य का भी और चंद्रमा का भी मिथुन लग्न तक का फल जान लिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो सिंपली आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और सिलसिलेवार ढंग से सबसे पहले सूर्य, उसके बाद चंद्रमा ऑर्डर को देखें, आपको आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। और हम अपने मेन एक्सट्रीम से, यानी जो मेरी साइंस एक्सट्रीम है, उससे समय निकाल कर जब कभी भी हमें समय मिलता है तो हम उस पर ज्योतिष पर रिकॉर्डिंग करते हैं। और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, आप लोगों के सुझाव अपेक्षित हैं, आप लोगों के कमेंट अपेक्षित हैं। और तो टॉपिक पर आते हैं। कर्क लगन में अलग अलग भावों में चंद्रमा क्या फल देते हैं। हम इस पूरे वीडियो में, हालांकि अलग अलग हमें सजेशन इस प्रकार के मिले हैं कि वीडियो छोटी रखी जाए, लेकिन दिक्कत ये है अगर हम वीडियो छोटा रखते हैं तो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए उनको चंद्रमा को 10वें घर में जानना है कर्क लगन के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। और हमारे लिए फ़िलहाल में समय की थोड़ी सी पाबंदियां हैं कि हम अलग अलग 12 की 12 वीडियो सेक्शन बाय सेक्शन रिकॉर्ड करें और उनको अपलोड करें। वो थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज समय का काफ़ी अभाव है। इसीलिए हमने इसको फ़िलहाल एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया है। और लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आप आगे करके या पीछे करके जो आपका पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। बट मैं तो यही चाहूँगा, जो लर्निंग फेज में है, जो ज्योतिष को सीखना भी चाहते हैं, वो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, क्योंकि ये कंपैरेटिव फिलॉसफी भी यहाँ चलती है। मतलब एक दर्शन शास्त्र में खाली एक दर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको तुलनात्मक दृष्टि भी होनी पड़ेगी। आपके चंद्रमा यहाँ है, किसी और का यहाँ है, तो आप उसके साथ किस प्रकार से आपका बर्ताव रहेगा, आपका रिएक्शन किस प्रकार से रहेगा, ये सब बातें। यस, तो कर्क लग्न के मूल स्वभाव को जानना पड़ेगा पहले। लग्न किस प्रकार की चीज़ें ये चाहते हैं। कर्क लग्न वाले, आपको पता है, बहुत ही शुभ लग्न माना जाता है या बहुत शुभ राशि मानी जाती है कर्क राशि। इसके स्वामी चंद्रमा हैं। आपको पता है चंद्रमा जो हैं वो मन के अधिपति हैं, और चंद्रमा से ही आपका जो आपका बाहरी रूप है वो चंद्रमा ही तय करता है। संसार में हम किसी सांसारिक वस्तु को समझते हैं, वो सब चंद्रमा किस प्रकार का वो ध्यान रखते हैं इससे। तो अगर किसी का कर्क लगन है और चंद्रमा भी वही विराजमान है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जा सकता है। मतलब कई प्रकार से इसमें कई शुभता ऐड हो रही है। मतलब कहते हैं एक अकेला कोई सिंह आ जाए, जंगल का राजा, या अकेला कोई हाथी आ जाए तो पूरे जानवरों को तितर बितर कर देता है। बस वही आप मान लीजिए कि अगर शुभ होकर चंद्रमा अच्छी डिग्री में अकेला भी बैठ जाता है तो वो पूरी कुंडली को साध लेता है, इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। और वो भी पर्टिकुलर कुछ हाउसेस में ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का पहले भाव में चंद्रमा बैठा तो उसका हमेशा जीवन भर उसका जो मेन फोकस रहेगा अपने आप पर रहेगा, यानी अपने, चाहे पर्सनालिटी को ले, रूप को ले लीजिए, है, वो वृद्ध भी हो जाएगा तभी भी उसके अंदर वो वृद्धता छलकेगी नहीं। क्लियर हो गया। इस व्यक्ति की कर्क लगन ही है और कर्क राशि भी है। क्लियर हो गया। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत ही कम आएगा, और आएगा भी तो वो क्रोध ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। क्लियर हो गया। तो ये कर्क लगन के साथ कर्क राशि हो गई। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये लक्ष्मी त्रिकोण भी माने जाते हैं, पहला, 5वां और 9वां। तो एक केंद्र भी है। मतलब इसमें आप बस जुड़ते जाइए। अगर आपके कुंडली में इस प्रकार की कॉम्बिनेशन है, आप जो मर्जी कहें, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप दूसरे के भाग्य को भी बदलने की ताकत रखते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आप मान लीजिए, और किसी भी तरह से अपने आप को कि इसमें आप क्या बोलते हैं, भ्रम के बादल अपने आसपास ना आने दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लकी माना जाएगा। जो धरती पे भगवान भी जब आए तो उनको भी कर्क लगन से बड़ा प्रेम रहा। तो भगवान राम की कुंडली में भी आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, कर्क लगन ही उन्होंने लेना ठीक समझा। वो तो देवों के देव, सर्वाधिपति हैं, महामाया उनके अधीन है, वो चाहे जो लग्न ले ले। लेकिन उन्होंने काल पुरुष के लग्न की बजाय कर्क लगन में अपना
सांसारिक रूप लेना ज़्यादा पसंद किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा शुभ माना जा सकता है। चाहे वो जंगल में रहें, राज्य में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन उनकी जो मुस्कान थी वो ज़्यादा देर तक उनके रूप से हटी नहीं। बीच में कष्ट आए तो मुस्कान गई, लेकिन तुरंत वापस आ गई। ये कर्क लगन वाले कर सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, या आप कर्क लगन, कर्क राशि के स्वामी हैं, चंद्रमा किसी दूसरे पाप ग्रह से ग्रसित नहीं है, तो बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्लियर हो गया? ये चंद्रमा कर सकता है। आपका मन यहीं रहता है। ऐसे लोगों को कोई अगर बात समझ में आ जाए ईश्वरीय चीज़ों के लिए, तो बड़ी जल्दी अपने आप को ईश्वर में, इनको जहां भी आपको लगाना है किसी एक दिशा में, ये तुरंत लग जाते हैं। क्लियर? हालांकि इसमें और भी कई चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, तो उसी प्रकार से हम कई चीज़ें रिलेट करते हैं। और क्योंकि देखिए, जिसके साथ हम रहते हैं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जिसके साथ हम रहते हैं उसकी भी कुंडली देखी जाती है। जैसे मान लीजिए विवाह हो गया, तो आपके जीवन को अकेला नहीं, आप ठीक है, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो आप पर लागू हो रही हैं, लेकिन आपके घर की अगर बात निकालनी है तो आपके दोनों लोगों, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी, तब हम सही सार तक पहुंच पाएंगे। एक का जीवन दूसरे को प्रभावित करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब इस प्रकार का व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता है, तो वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझने लग जाएगा। क्लियर? या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, उसके साथ कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रहने लग जाए तो वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को मन में आता है, यार मैं बेचैनी रहने लगी है मुझे। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से चंद्रमा कहाँ देख रहे हैं? 7वें भाव में। 7वां भाव किसका होता है? 7वां भाव हमारे पार्टनर का है, जो हमें वैवाहिक सुख, पार्टनरशिप का भी कह सकते हैं, डील। तो इस मामले में चंद्रमा हालांकि किसी को स्वयं शत्रु नहीं मानते, यानी ये शत्रु उनको नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। इनके मन में कभी कभी शत्रुता का विचार इनके प्रति आ सकता है। यानी जो कई बार डील करने बैठते हैं तो इनके मन में कभी हमेशा, लेकिन एक देखिए, संसार तो एक माया है, आप उसको किससे ले रहे हैं वो आपका मन है। तो आप नहीं मान रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभाव में आने वाले हैं नहीं। क्लियर हो गया? तो हालांकि इसमें बुद्धि के देवता, गुरु, ये सब ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन ओवरऑल आप पर इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत खटास रहेंगी, लेकिन फिर भी चंद्रमा उन चीज़ों को मैनेज करके रखेगा। मैंने बोला ना, अकेला सिंह की भांति पूरे जंगल को मैनेज कर लेगा। इस स्थिति में चंद्रमा बहुत शुभ है। और थोड़े कष्टों के बाद विवाह में भी आपको ये सुख दिला देता है। यानी अंततोगत्वा ये व्यक्ति भी समझ जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? यानी शुरुआती फेज खटास पूर्ण हो सकता है। यानी शनि ने मन में ठान रखा था कि यार ये मेरा शत्रु है, लेकिन इस स्थिति में शनि ज़्यादा देर तक चंद्रमा के साथ शत्रुता रख नहीं पाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है। इस कुंडली में जो 7वां ग्रह है वो किसका है? शनि का। और शनि का भी कौन सा फेज? शनि का मकर वाला फेज। याद रखना है, मकर राशि का जो ऊपर वाला भाग है वो है एक हिरण का, कुछ मेष की तरफ प्रवृत्ति आ गई ऊपर वाले हिस्से में। नीचे वाला हिस्सा है मगर का या मगरमच्छ का, जलचर का। तो ये दोनों मिलकर बनता है। दैट्स वाई मंगल को ये बड़ा प्रिय है, ये हाउस। तो ये ध्यान रखना। इसीलिए जो इसका इस जातक का पार्टनर होगा उसके अंदर इस प्रकार के गुण देखने को मिलेंगे। जल तत्व साथ साथ एग्रेशन, दोनों का मिला जुला रूप उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देता होगा। इस मामले में ये इससे ज़्यादा कूल नेचर माना जाता है कुंभ को। क्लियर? तो ये स्वभाव में थोड़ी कड़कनेस तो होगी ही होगी, लेकिन मंगल नहीं, चंद्रमा इस चीज को ठंडा रखेगा। यानी संबंधों को इनके कारण खटास झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल जब हम लंबे जीवन की बात करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ही इज आल्सो गुड फॉर मी। तो चाहे पार्टनर, हमारे लाइफ पार्टनर, जीवन साथी की बात करें और चाहे कोई डील की बात करें, शुरुआती कष्ट के बाद आपको इसमें सफलता मिलती है। और चंद्रमा आपके माँ का कारक भी है, तो आपके साथ संबंध ऐसी कुंडली में किसी भी की आप कुंडली उठा के देख लीजिएगा, माँ का डायरेक्ट कनेक्शन आपके मन के साथ है। जैसे ही आपका मन उदास हो रहा है, आप माँ से बात कर लीजिए, खुश हो जाएंगे आप।
क्लियर, कुछ भी आपको जीवन में ऐसा लगता है यार नहीं चल रहा है ठीक, क्योंकि देखिए हालांकि हम सभी घर अलग अलग, सभी भाव अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से ही होती है। तो आपको कुछ भी समस्या आ रही है, आप माँ से बात करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको उसका समाधान मिल जाएगा। क्लियर, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन मैंने बताया ना ये एक कंडीशन अप्लाई वाली बात है। कंडीशन अप्लाई मतलब चंद्रमा की अच्छी डिग्री जल्दी सफलता देने वाली होती है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। कई लोगों ने पूछा कि सर आपने जो बताया कि भाई कंडीशन अप्लाई वाली बात है, और भी हमने कई जगह डिस्कस किया था, तो क्या अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ अच्छी डिग्री का ना हो या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, क्लियर, मतलब बैठा नहीं है इसके साथ लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरह निल हो जाएगा? नहीं। याद रखिए ये चार्ट जो है, लग्न चार्ट, एक बार आपके जन्म के समय बन गया, वो आपके जीवन में हमेशा उसका इंपैक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? जैसे कहता भी केंद्र में ग्रह आ गए, आपके खूब सारे ग्रह आ गए, या लक्ष्मी त्रिकोण में आपके खूब ग्रह आ गए, चाहे नील हो, उनकी डिग्री 0 हो, लेकिन आ गए हैं ना, आपको देर सवेर उसका रिजल्ट मिलेगा ही। देर सवेर का मतलब ये नहीं भाई मरने के बाद मिलेगा, इसी जीवन में, इसी धरती में मिलेगा। हाँ, जब ये थोड़े बढ़े हुए होते हैं, बढ़े मतलब ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, मतलब डिग्री ज़्यादा है या मैच्योर है, तो जल्दी शुरुआत से मिलते रहते हैं। लेकिन किसी की डिग्री कम होती है तो मतलब एक उम्र होने के बाद, 25-23 साल के बाद वो आपका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन लग्न एक बार जो तय हो चुका है उसका जिंदगी भर असर रहेगा आपके जीवन में। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। डिग्री हम इसलिए देखते हैं बाद में, जैसे डिग्री तो अभी मैंने भी नहीं लिखी है तो, लेकिन मैंने आपको जो प्रभाव बताया, कुंडली का प्रभाव लगभग इतना ही रहेगा, यानी जो नेट इफेक्ट है उसमें आप +-10 कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा ही रहेगा, वो चीज़ उसको मिलनी ही मिलनी है। माँ के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे चाहे चंद्रमा 0 डिग्री का क्यों ना हो। क्लियर होगा? हाँ, बीच में खटास आएगी लेकिन नेट रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? अगर चंद्रमा का डिग्री कम है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ नज़र मार रहे हैं, माँ के बारे में हम यहाँ इससे देख सकते हैं। क्लियर? तो इसको लक्ष्मी योग भी कहा जा रहा है, बिकॉज जब कभी भी इनके हाउस, ट्राइन हाउसेज जो होते हैं, त्रिकोण के हाउस, इनके घरों में बैठे हो, जैसे मान लीजिए ये यहाँ बैठे हैं, इसका मालिक भी यहाँ बैठ जाए, इसका मालिक भी यहाँ बैठ जाए, ओ बट कहता है भाई इसका मालिक यहाँ बैठा है, इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, इसका मालिक भी यहाँ बैठ गया, बल्ले बल्ले होगी आपकी, तो इसका मालिक भी यहाँ बैठ गया, और क्या लेंगे आप? और इससे ज़्यादा आप यानी फ्रूट्स, फल आपके जीवन में निश्चित हो चुका है मतलब मिलना निश्चित हो चुका है, मिलना ही मिलना है। अगर तीनों त्रिकोण के मालिक अपने त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो, एक त्रिकोण हो जाए तो गुड, 2 हो जाए तो वेरी गुड, 3 हो जाए तो एक्सेलेंट, इससे ज़्यादा और तो त्रिकोण तो 3 ही है हमारे पास। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है चंद्रमा को पहले घर में, अगर वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो अब चलते हैं हम कर्क लगन के दूसरे भाव में किस प्रकार का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है चंद्रमा अगर हमारे दूसरे घर में आ जाते हैं। तो इसमें दूसरे घर में अगर आ गए तो इस व्यक्ति का लग्न होगा कर्क लगन और राशि हो गई सिंह राशि। क्लियर हो गया? लियो। तो ऐसे व्यक्ति 2 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, मतलब जल तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। तो मतलब संसार उनको जो रूप से जानता है वो क्या है? सिंह यानी लाइक कुछ किंगली, रॉयल एंड थोड़ा सा मतलब गलती होने पर ना क्षमा करने वाले, इस प्रकार की चीज़ें संसार जानता है उनको। लेकिन वास्तव में वो अंदर से बड़े सॉफ्ट नेचर्ड है, क्योंकि कर्क लगन बिना सॉफ्टनेस के चल ही नहीं सकता है। इसीलिए कर्क को बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर ये प्रेम के लिए आ जाते हैं, किसी के लिए प्रेम, वफादार बहुत माना जाता है। कर्क लगन, कर्क राशि को बहुत वफादार माना जाता है। क्लियर होगा? और आपको पता है आज भी संसार में इसी चीज़ की बड़ी कमी है। क्लियर? वफादारी की कमी है। तो अगर ये शुभ हैं, चंद्रमा शुभ है और सभी बुरे ग्रह दूर कहीं पड़े हैं, हमारे शुभ ग्रहों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो उसके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, माने अच्छे ग्रह के को अपने प्रभाव में नहीं ले रहे हैं, उल्टा उसके प्रभाव में स्वयं अपने बुरे प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है कर्क लग्न और कर्क राशि को।
क्लियर। तो जब ये यहाँ से देख रहे हैं इस भाव में, क्लियर, तो यहाँ से जब ये यहाँ देख रहे हैं तो ये भाव किसका है? ये भाव हमारे ससुराल पक्ष का है, हमारी आयु का है, हमारे सडन गेन्स का भी है, और नॉट सडन गेन, इट इज़ रिलेटेड टू बीमा या मृत्यु से होने वाले गेन। क्लियर हो गया? जीवन बीमा, डेथ इंश्योरेंस, इस प्रकार के गेन वो बता सकता है। और सेकंड हाउस इज़ योर रिसोर्सेज, आपका धन भाव, एसेट्स, पैतृक धन संपदा, आपकी स्वाद किस प्रकार का होगा, आप किस प्रकार की चीज़ें खाएंगे, कुटुंब कैसा होगा आपका, वाणी की सिद्धि, किस प्रकार के कोई शब्द आप कहते हैं वो पूरे हो जाते हैं, सब बातें हम सेकंड हाउस से, आपकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक घर की शिक्षा, आपके नैतिक मूल्य जो है आप प्रॉमिसिंग है कि नहीं, वो सब दूसरे भाव से देखते हैं। तो चंद्रमा आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका मन जो है इसी के इर्द गिर्द रहेगा, एसेट्स को जोड़े रखने में आप लगे रहेंगे और जुड़ेंगे भी एसेट्स। क्लियर? आपका जो धन है वो जुड़ेगा, और साथ साथ इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आपको घर से जो प्राथमिक शिक्षा मिली है बहुत अच्छी है। क्लियर हो गया? और किस प्रकार की शिक्षा मिली है उसमें बहुत बड़ा रोल है सूर्य, याद रखिएगा सूर्य का है वो घर, पांचवा मतलब सूर्य। तो एक रॉयल फैमिली में आपका जो आपको कह सकते हैं जहाँ बड़े हुए हैं उस प्रकार का माहौल रहा वहाँ पर, और आपको माहौल या ना ऐसे रहा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि रॉयल का मतलब हमेशा आप धन से ही लेंगे, नहीं। आप कह सकते भी नियमों को लेकर बड़े ज़्यादा किंगली रहे जहाँ भी आपका प्राइमरी जीवन बीता है। क्लियर? नियमावली पर चलने वाले, और स्पेशली मंगल की नियमावली कठोर है, इसकी नियमावली रॉयल है। क्लियर? तो ये अलग अलग फर्क है। सूर्य की नियमावली में किसका तड़का? चंद्रमा का। क्लियर? तो चंद्रमा ने चीज़ों को संभाले रखा, चंद्रमा यानी माँ ने आपकी जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें एक अहम भूमिका निभाई। क्लियर? और मतलब ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का लिंग स्त्रीलिंग होता है, तो मान लीजिए कोई माँ के फेवर में बात नहीं जा रही है या माँ नहीं है, तो माँ जैसी कोई भी महिला, जैसे शुक्र है, शुक्र अपोजिट सेक्स को या विपरीत लिंग, पति पत्नी, इस प्रकार की बातें समझाते हैं। तो मान लीजिए किसी का प्राइमरी एजुकेशन में शुक्र का प्रभाव आ रहा है, तो शुरुआत में तो जब बालक है व्यक्ति तो इस प्रकार की कोई वस्तु रही नहीं, तो आप पति पत्नी तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? कोई विपरीत लिंग वाला व्यक्ति आपके प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इस प्रकार की बातें आप समझा सकते हैं। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। और यहाँ से वो नज़र जो मार रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा की कोई शत्रुता नहीं किसी के साथ, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इस भाव की भी शत्रुता नहीं है क्या। तो देखिए, जहाँ बात करते हैं हम थोड़ी इस गेन्स वाली, तो गेन को ये किस प्रकार, जैसे आपके ये क्या है? एसेट्स। ये एसेट्स ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर हो गया? तो मतलब क्या आपके ससुराल पक्ष को भी ये मदद करने वाले हैं। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठकर वहाँ देख रहा है, तो यहाँ की चीज़ों को वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी यहाँ की चीज़ों को यहाँ ट्रांसफ़र, यानी आप अपने ससुराल पक्ष को भी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। लेकिन अब इसका नेचर जो है, हालांकि कुंभ में कभी भी, कुंभ में मैं बार बार बता चुका हूँ, कुंभ में कभी भी शनि वाला एग्रेशन नहीं दिखाई देता, वो गुस्सा नज़र नहीं आता शनि वाला, या कहें जो न्याय प्रियता है, कठोर को मतलब कठोर रूप न्याय करते समय, वो यहाँ नज़र नहीं आता है। तो शनि बहुत इस रूप में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने वाले हैं, किसी के साथ ज़्यादा बुरा। लेकिन ये बात याद रखिएगा, संभल कर चलने वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि शनि अंदर से भी इनको मित्र ही मानते हैं। तो एक इस प्रकार की वो रहती है कि भाई डिससेटिस्फैक्शन लेवल। क्लियर? तो 100% एक्यूरेसी कह देना नहीं, सही नहीं होगा, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। क्लियर होगा? मकर राशि से कुंभ राशि का जो शनि स्वरूप है वो चंद्रमा के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्लोज माना जा सकता है। नॉट ओनली फॉर चंद्रमा, ये सबके लिए थोड़ा एडजस्टेबल है, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि जो है वो लाभ राशि मानी जाती है, और तो ये इसलिए थोड़ा सा ये मतलब बेमतलब का विवाद करना कम ही पसंद करते हैं। लेकिन इनके एक माइंड सेटअप होता है इनका, भाई ऐसा होना चाहिए प्रोफाइल, तो वो उस प्रोफाइल, मतलब आप थोड़ा सा यही भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कर्क लगन वाले, वो अपने धन भाव को लेकर मतलब विचार तो करते हैं लेकिन बॉदर नहीं करते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं। विचार मतलब कैसे कि भाई
जब हम बात करते हैं 5 नंबर की, तो 5 नंबर बहुत अनुशासित माना जा सकता है। किंगली है ये, राजसी है और राजा वाला अनुशासन यह चाहता है यहाँ पर। लेकिन जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा आपको पता है एकदम मतलब चंचल है और बहुत टेंशन लेने वाला काम नहीं करना चाहता, तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन 1 रुपया कहाँ चला गया, 25 पैसे कहाँ गए, इस प्रकार का ध्यान ये नहीं रखता है। क्लियर, समझना बात को। नियमावली का ध्यान रखा जाता है कि भाई NEFT क्या है, ये सब चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये से। लेकिन 25 पैसे कहाँ निकल गए किसी को वो उसका बॉदर नहीं करता है। इस कारण से ये ससुराल पक्ष थोड़ा थोड़ा मन में रहता है इसके कि यार ये इसका ये वाला चीज़ थोड़ा कम होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा सांसारिक होना चाहिए, ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए। बस वो चीज़ आपको थोड़ी नेगेटिव जान पड़ती है, अदरवाइज इज़ गुड। अब इसकी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है इसके दूसरे भाव से, या कह सकते हैं बुद्धि या मस्तिष्क का स्वामी इधर कहीं है। क्लियर होगा भाई, जैसे इधर का स्वामी इधर ही है, तो फिर ऐसे लोग, मैंने बोला जैसे कर्क लगन का स्वामी कर्क वहीं बैठा है चंद्रमा, तो वो फिर अपने माइंड को बड़ी जल्दी शांत कर पाते हैं। अब इन लोगों को शांत करने का तरीका है ये दूसरा भाव, यानी ये शांत रहेंगे अगर इनका गला ठीक रहे, या ये कहीं गले में पेन होगा तो ये शांति फैलाएगा। क्लियर हो गया, तो यही एक प्रकार की रेमेडी हो गई इनके लिए, उपचार यही हो गया। दूसरा, इनको स्वाद अच्छा मिलता रहे। क्लियर, तो ये शांत रहते हैं ऐसे व्यक्ति, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलते रहे तो स्वाद मिलेगा तो शांत रहेंगे। और चंद्रमा क्योंकि जल तत्व प्रधान भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को शरबत ये सब चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। आपको ऑफरिंग ऐसी करनी भी चाहिए। क्लियर, अगर आप इसके व्यक्ति के लिए कोई रेमेडी करना चाहते हैं, इसका ये फायदा भी होता है कि ऐसे व्यक्तियों को फिर धन भाव में भी बढ़ोतरी होती है। क्लियर, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इन लोगों के लिए कि अगर इनको धन भाव के आसपास वाली जगह पर जहाँ चाहते हैं कलेक्शन हो ज़्यादा, इससे रिलेटेड चित्र वगैरह ऐसे कुछ लगाते हैं, चंद्रमा संबंधित चीज़ें लगाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये यहाँ से यहाँ नज़र मार रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर यहाँ से आप ट्रांसफर करेंगे आपके ससुराल पक्ष को। आप ये जातक मदद करेगा, फिर भी जातक के प्रति ससुराल पक्ष के विचार एकदम न्यूट्रल नहीं होंगे, या ये कहें मतलब पॉजिटिव नहीं होंगे, आप ये कह सकते हैं न्यूट्रल होंगे, ये ज़्यादा ठीक रहेगा शब्द। मतलब उदासीन, ठीक है, ये विवाह कैसा कहता ठीक हुआ, अच्छा नहीं हुआ कहता ठीक हुआ, ये इस प्रकार शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चलते हैं चंद्रमा कर्क लगन के तीसरे भाव में लेकर चले। हाँ, लेकिन इस बार याद रखिएगा, अगर कोई कड़ी का काम कर रहा है, कोई ऐसा फ्रेंड जो इसका भी फ्रेंड है इसका भी फ्रेंड है, या जो दोनों का गुरु है, या जो दोनों के लिए इज्जतदार है, तो वो चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। फिर भाई जैसे मान चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु बैठ जाए, क्लियर, हालांकि वो 8वें घर के हिसाब से वो गुरु को परेशानी होगी, लेकिन गुरु इस चीज की नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर, तो ये ध्यान रखिए। 1 2 3, अब चंद्रमा आ गए हैं कर्क लगन में तीसरे भाव में। तीसरा भाव कौन सा है यहाँ पर? कन्या। 1 2 3, अगर एंटी क्लॉकवाइज गिने तो तीसरा भाव है कन्या राशि। तो कन्या राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो अब ये जातक की पर्सनैलिटी कैसी होगी? कर्क लगन, कूल नेचर एंड कन्या राशि। कन्या राशि राजकुमार तो है, बुध तो है, लेकिन राजकुमार का बुद्धिमानी वाला जो रूप है, जो सूर्य को ज्यादा पसंद है, वो यहां दिखाता है, यानी एक मैच्योर राजकुमार। तो अगर इस कंडीशन में बुध अच्छी डिग्री से जैसे यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं तो फिर बहुत बहुत अच्छा होता है। यानी कहते हैं राशि का स्वामी स्वयं राशि में बैठा हुआ है। क्लियर होगा? जैसे राशि कौन सी बन रही है इनकी? कन्या राशि। अब कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध यहां बैठ जाए तो बहुत बहुत बढ़िया कर देगा चीजों को। अब ये तीसरे भाव में बैठने का अर्थ क्या है? चाहे राशि स्वामी का चाहे चंद्रमा का, याद रखिएगा राशि का स्वामी सबका एक नहीं है। चंद्रमा का तो मुझे कर्क का तो राशि स्वामी भी चंद्रमा ही है ना, याद रखिए कर्क लगन कर्क राशि, तो उसका स्वामी चंद्रमा ही यहां पर जो बैठा था वो। लेकिन यहां पर क्या है,
कर्क लगन यानी लग्नाधिपति कौन है? चंद्रमा। और राशि अधिपति कौन है? बुध। तो अगर कभी बुध और माने राशि अधिपति और लग्नाधिपति इकट्ठे हों या एक दूसरे के घर को बदल रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, देन इज वेरी गुड। मतलब आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी मिली है, मतलब आपको कैसे समझाएं कि वक्त आने पर, जैसे मान लीजिए आप एक सिंह और एक कर्क, ये दो हैं, तो भाई कई बार क्या होता है ऐसी जगह मिक्सिंग होने पर जहाँ एक अग्नि है और एक जल है, तो वो मिक्सिंग करते समय आदमी बड़ा वो हो जाता है। लेकिन ऐसे जब परिवर्तन योग बन रहे हों या दोनों मालिक एक घर में अच्छी लोकेशन में बैठे हों, तो जरूरत पड़ने पर पूरी तरह कर्क वाला गुण और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह सिंह वाला गुण दिखाया जा सकता है। मेरी बात आप शायद थोड़ा समझ रहे होंगे कि जरूरत पड़ने पर पूरी तरह चंद्रमा वाला गुण, जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बुध वाला गुण दिखा सकते हैं अगर लग्नाधिपति और राशि अधिपति या तो परिवर्तन योग में हो या अच्छे जगह घर पर दोनों इकट्ठे हो गए हो। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे भी इन दोनों के मिलन से एक प्रकार का महायोग कुंडली में बनता है कि भी आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को, राशि का स्वामी जो आपके एक्सटीरियर या आउटर स्ट्रक्चर को दे रहा है, दोनों एक जगह अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा अब यहां बैठे हैं तो आपका मन जो रहेगा पूरी तरह से किसके इर्द गिर्द घूमेगा? वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। यानी अंग की बात करें तो ये कंधों वाला हिस्सा, बाजुओं वाला हिस्सा, या पराक्रम, मोटिवेशन लेवल की बात करें तो पराक्रम के बारे में सोचेगा। किसी काम को शुरुआत करने के प्रति बड़ा ज्यादा विचार करेगा व्यक्ति कि भाई शुरुआत कब करनी है, कैसे करनी है, इस चीज को लेकर। और तीसरा भाव भाई बहनों का भी होता है, सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों के बारे में हमेशा कोई ना कोई बात चलती रहेगी और चलती रहेगी, वो ठीक है। लेकिन अब इसमें चंद्रमा बैठा है तो अच्छा होगा बुरा होगा? अच्छा होगा। क्लियर हो गया? और किस प्रकार से चीजों को मॉड्यूलेट करेंगे ये? बुध, देखिए बुध के पास अथॉरिटी है इस घर की, लेकिन बुध के पास अथॉरिटी तो है, लेकिन उस घर में फिलहाल बुध ने किसको नियुक्त कर रखा है? चंद्रमा को। क्लियर होगा? अगर दोनों की अच्छी बनती है तो घर अच्छा उठेगा। क्लियर? और अगर थोड़ी तनातनी रहती है तो घर में कुछ घटोतरी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी मैच्योर मानी जाती है वैसे, यानी बुध का वो रूप जो बृहस्पति वाला पार्ट है, समझदार। कन्या राशि बहुत समझदार है, बुध राशि भी समझदार है, लेकिन बुध राशि को माने मिथुन राशि कह रहा हूं, जो सॉरी मिथुन राशि को ज्यादा रोमांटिक होना पसंद है। कन्या राशि ज्यादा मैच्योर होना पसंद करती है। कन्या यानी एक प्रकार का एक ऐसी लड़की जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करती है, एक ऐसी मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ, एक ऐसी लड़की, ऐसी कन्या। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंट करती है नियमों पर चलने वाली कन्या। और यहां से मतलब ये सभी चीजों के लिए प्लस ही दिखा रहा है। लेकिन अगेन, क्या चंद्रमा को बुध अपना मित्र मानते हैं? चंद्रमा तो सबको मित्र मानते हैं, बुध नहीं मानते हैं। क्लियर? और चलो वो तो कोई बात नहीं, नहीं मानते। इस राशि के स्वभाव को भी क्या चंद्रमा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? यानी भाई दिल से एकदम लाइक करते हैं। राशि का भी स्वभाव बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। जैसे मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, मिथुन और इसकी बात हो तो मिथुन क्या है? बुध का थोड़ा रोमांटिक फेज। चंद्रमा उस चीज को थोड़ा चंचल वाली बात है, तो चंचल भावनाएं, इस प्रकार की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू कन्या। कन्या थोड़ी ज्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात, नाप तोल वाली बात, इस प्रकार की चीजों को चंद्रमा बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। तो अब इसमें क्या स्थिति बनती है कि विचारणीय होता है तीसरा भाव, इस कारण से बेमतलब की सोच रहेगी उसको। क्लियर? हालांकि उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव रहेगा, वो इस घर के मालिक की स्थिति पर निर्भर करता है, बुध की। लेकिन चंद्रमा का बैठना सब कुछ सॉफ्ट होने के बाद भी चीजों को कभी कभी बेमतलब के हार्ड करने का प्रयास करता है। क्लियर? सब कुछ सॉफ्ट, मतलब अगर आप ये समझें एक बार कि भाई जीवन में, ये सिंपल बताओ, कोई भाई बहनों से
बनेगी तनातनी रहेगी नहीं, मतलब तनातनी नहीं रहेगी, बनेगी तनातनी नहीं रहेगी, फिर भी विचारणीय रहता है, उसका मन इसी के आसपास ही रहता है, कैलकुलेशन करना। और चंद्रमा इस कैलकुलेशन में बिचल जाता है। एक तो था भाई कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डोंट बॉदर एनीथिंग। वो कब भाई, जैसे मान लो चंद्रमा अपने घर का होके बैठ जाए, भाई कहता मौज लो, कुछ सोच, इस घर के बारे में नेगेटिव सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये नेगेटिव नहीं करता है, ना भाई बहन इसके प्रति नेगेटिव रहते हैं, लेकिन इस भाव को लेकर ये सोच नहीं रहता है, सोच में पड़ा रहता है। क्लियर होगा? क्योंकि चंद्रमा को ये प्रोफाइल कैलकुलेशन वाला बेमतलब पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो ये बात को समझिएगा कि यह जब यहां बैठा हुआ है कि नेगेटिव नहीं है, फिर भी विचारों से नेगेटिव कर रहे हैं कहीं, क्योंकि घर के मालिक इनको अपना मित्र नहीं मानते हैं। बस ये वाली बात है। कोई इस प्रकार का आप जब शुरुआत करते हैं तो उसमें प्रबलता भी नहीं दिखाई देती है, प्रबल एकदम। देखिए तीसरे भाव में पराक्रम की जब बात आती है तो उसमें किसका नाम लिया जाता है? पराक्रम में मंगल, सूर्य, ऐसे प्रकार की चीजों में पराक्रम दिखाया जाता है। तो काम को लेकर जब शुरुआत आप करते हैं तो बड़ी ही एक सधी हुई, या कह सकते हैं एक ठंडी शुरुआत करते हैं। क्लियर हो गया? ठंडी का मतलब आप यहाँ कह रहे हैं कूल नेचर है। कहता है ठीक है यार, बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में अपने आप को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में बांध नहीं सकता बहुत लंबे समय तक, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएगा। क्लियर? तो ये बात याद रखनी। अब यहाँ से नज़र मारें आपके भाग्य स्थान में, ये घर बृहस्पति का है जो इनके बड़े अच्छे मित्र हैं, और मीन राशि वैसे भी चंद्रमा को बहुत लाइक करते हैं। लेकिन भाग्य ऐसे व्यक्तियों का हमेशा साथ देगा कि कितने कैलकुलेशन में पड़े रहें, क्लियर, कितना ही सोचते रहें ये व्यक्ति, लेकिन बखूबी साथ देता है इन लोगों का, भाग्य साथ देता है। क्लियर हो गया? तो बात समझिए जरा, मैं कन्या राशि की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं बात कर रहा हूं कर्क लगन में कन्या में अगर चंद्रमा बैठ जाए, अलग अलग चीज है वो। आप ये बात सब पर लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। कन्या राशि में बैठे हैं चंद्रमा, लेकिन कौन से लग्न में बैठे हैं? कर्क लगन में बैठे हैं, तब जो प्रभाव बनेगा वो अलग प्रकार का है। तो यहां देख रहे हैं, तो जब यहां देखेंगे चंद्रमा, तो आपको धार्मिक यात्रा करवाएंगे, आपके पिता के साथ संबंधों को अच्छे बनाने में आपकी माता श्री भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, माता भी इन्वॉल्व हो रही। फादर हाउस है ये, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके बीच, पिता के बीच जो कड़ी का काम है वो माँ कर रही है। क्लियर हो गया? तो ये भी ध्यान रखना है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क 1 2 3 यहीं घूमता रहता है, अपने से तीसरे। तो मैंने बताया ना, ऐसा व्यक्ति की पर्सनैलिटी इसी चीज। हम ये भी कह सकते हैं, कभी भी आपको मस्तिष्क में कुछ ऐसे टेंशन आए, कुछ ऐसा लगे, तो आपको अपने कंधों को जैसे मालिश वगैरह करना है, एक्यूपंक्चर करना है, एक्यूप्रेशर, इस एरिया में जब कभी भी आप एक्यूपंक्चर करेंगे तो आपको मस्तिष्क में बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्लियर होगा? यही एक प्रकार का रेमेडी हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, जल तत्व प्रधान चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो इस कंधों वाले हिस्से में आपको कभी जैसे गर्मियों में खासकर अगर इस एरिया को ठंडी चीज़ से मालिश की जाए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप जो अनावश्यक विचार करते हैं वो सब दूर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, चंद्रमा अगर कर्क लगन के चौथे भाव में आ जाए तो किस प्रकार का फल ये हमें देता है। देखो, चंद्रमा को सिर्फ एक ग्रह समझ के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो गलत जाएगा। ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रहा है। लग्न के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, या तो कई जगह तो लग्न को भी बाद में देखते हैं, पहले राशि को देखते हैं। तो ये बात चल क्या रही है, ये कर्क लगन के तुला राशि वाले व्यक्तित्व की बात चल रही है। कर्क लगन है, राशि कौन सी है? तुला राशि। तो जब कर्क लगन होगी और तुला राशि होगी तो व्यक्ति किस प्रकार से बर्ताव करेगा। क्लियर? इस चीज को समझें यहां पर कि जब व्यक्ति का कर्क लगन है तो वो कूल नेचर रहेगा, और ये भी देखना होगा कि इनके लिंग क्या क्या है।
कर्क लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा का लिंग स्त्रीलिंग। राशि कौन सी है इनकी? तुला राशि। तो तुला राशि का जो स्वामी वो शुक्र, वो भी स्त्रीलिंग। तो जब दोनों ही राशि और लग्न के स्वामी स्त्रीलिंग प्रधान है, तो मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्तित्व का मेन गुण क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी। ये उनका मेन गुण होता है, और ऐसी जगह वो रहेंगे भी आगे। मतलब कहते हैं कोई चीज जहां रहना पसंद करती तो वहीं तो आप भविष्य के साथ साथ वहीं चले, वो जगह ढूंढ ही लेता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये इनका मुख्य रूप से नेचर रहेगा कि इस प्रकार की कोई सर्विस जहां पर लोगों का केयर वाला पार्ट हो, महिला गुण प्रधान वाली बातें हों, इस प्रकार की चीजें लोग बहुत पसंद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी की एक जल तत्व है और एक अग्नि तत्व, या दोनों अग्नि तत्व है, तो ऐसा व्यक्ति पुरुषों के साथ ही बैठना पसंद करता है। मतलब एकदम पुरुषों में भी जहां पर सिर्फ वीर रस की बातें चलती हैं, युद्ध, वहीं वो बैठना चाहेगा। लेकिन यहां पर बेशक से प्रथम दृष्टा आपको लग सकता हो कि यार ये तो शायद गुस्सैल है, लेकिन जब आप थोड़ा समय बिताएंगे तो आप समझ में आ जाएगा वो गुस्सा वो नहीं जो आप समझ रहे थे। लग्न चार्ट, राशि चार्ट को देखकर एकदम चीजें खुल जाती हैं कि अरे ये तो इस प्रकार का व्यक्तित्व है। मैंने बहुत चार्ट ऐसे देखे हैं जहां पर उस व्यक्ति को पहली दफा मिलते हैं तो कई बार सही अनुमान नहीं लगाया जाता है, लेकिन जब चार्ट देखते हैं और उसको पूछते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, कहता है जी बिल्कुल, मैं एकदम, मेरे को गुस्सा नहीं आता, आपको बेशक लगता होगा। तो ऐसे व्यक्तित्व का पता आपको लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी को देखने से उनकी किस प्रकार की पर्सनैलिटी, उन दोनों को मिलाकर एक निचोड़ निकाले तो आपको पता लग जाएगा कि व्यक्तित्व कैसा है। तो यहां पर चंद्रमा और शुक्र का मिला जुला रूप ये लेकर चलते हैं। और जब ये दो ग्रह हैं तो इनसे संबंधित चीजों का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता है। जैसे चंद्रमा यानी मां, शुक्र यानी पार्टनर, तो इन व्यक्तित्व का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ेगा। क्लियर? यानी उनको हम ज्यादा, वो विचार हमारे लिए ज्यादा सोचनीय होंगे, विचारणीय होंगे। क्लियर? नाउ अब चंद्रमा अपने घर से 1 2 3 4 अपने घर से चौथा बैठा हुआ है और बैठा शुक्र के हैं। तो शुक्र भी लग्जरी के देवता हैं और चंद्रमा हमारे मन। तो लग्जरी और मन मिल रहा है कहां? घर में। लग्जरी और मन मिल रहा है कहां? घर में। और चंद्रमा हमारे मां को बताता है, स्त्रीलिंग बताता है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें, वाटर साइन बताता है। तो देखो ऐसे व्यक्तियों के घर में जल तत्व वाले जो विशालता नजर आती है, यानी इनका घर कभी भी ये लोग घर बनाएंगे तो उसमें वाटर साइन हो सकता है, ब्लू कलर पेंटिंग, वाटर पेंटिंग या एक्वेरियम, ये लोग जरूर लगाएंगे अपने घर पे। और सच में इनका घर आपके लिए देखने वाला होगा। जब चंद्रमा यहाँ बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो ये घर सच में, मतलब आपको भी एक शांति का माहौल यहाँ लगता है। कोई मतलब बहुत टेंशन वाला व्यक्ति भी उस घर में थोड़े समय बिता दे तो बहुत शांत हो जाएगा वो। क्लियर? और इन व्यक्तियों की बुद्धि भी बस घर को लेकर, घर कैसा बनाया जाए, यानी अगर ऐसा व्यक्ति कहीं होम डेकोरेशन को अपना प्रोफेशन बना ले, इंटीरियर डिजाइनिंग, इस प्रकार की चीजों को अपना प्रोफेशन बना ले, देन वेल गुड। क्योंकि देखिए चंद्रमा बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, और जो आपकी शिक्षा का स्वामी वो मंगल इज रिलेटेड विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो इंजीनियरिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार के कोई इंटीरियर डिजाइनर, ऑटो कैड, इस प्रकार की चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सच में आप अपने इंटरेस्ट और आप अपने सर्टिफिकेशन को मिलाकर संसार में एक नया रूप रख पाएंगे। तो हमेशा जब कभी भी आप कोई शिक्षा चूज करें तो 4 और 5 को मिलाकर देखिएगा। तो आपके इनफैक्ट अगर थोड़ा और बढ़िया गेस करना है तो दूसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर और नौवां घर। नौवां घर क्यों? नौवां घर आपकी हायर एजुकेशन, रिसर्च, आपका जो पूर्व जन्म का संस्कार है, आपका धर्म है, आपका भाग्य, वो भी कनेक्ट कर देगा। तो अगर आप इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा।
अब पता लगा आपके इंटरेस्ट का और आपके एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपके इंटरेस्ट, एजुकेशन का, आपकी प्राइमरी नॉलेज जो घर से मिली, संस्कार, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका धर्म से भाग, मतलब आपका 9th नंबर जो है रिसर्च, पीएचडी से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों का आपके 10th भाव से कोई लेना देना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप कनेक्ट करें तो कैसे, देखिए मान लीजिए हम कनेक्ट करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ नंबर आ रहा है 2 नंबर यानी शुक्र। क्लियर। तो शुक्र किस प्रकार की चीज़ें देता है? वाणी की सिद्धि, बोलना, क्लियर, बड़ा सॉफ्ट नेचर्ड, इस प्रकार की चीज़ें। क्योंकि हम अभी प्रोफेशन की बात करें तो टू बी वेरी सेलेक्टिव। खाने पीने की चीज़ों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, इसको खाना पीना अच्छा लगता है, लेकिन अभी हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। और बैंकिंग, एसेट्स। नो, यहाँ पर अगर 2 नंबर तो यहाँ नॉर्मली 4 नंबर होगा, तो 4 नंबर क्या बताता है? रियल स्टेट। क्लियर। 5 नंबर, दिस इज सन। सन इज व्हाट? सन इज रॉयल्टी। क्लियर, इस प्रकार की चीजें। और यहाँ 9 नंबर तो बृहस्पति आएगा यहाँ पर, जुपिटर। दिस इज 10। 10 इज व्हाट? 10 इज मकर। मकर का माने एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर बिकॉज मकर क्या है? अगला हिस्सा एक मेष जैसा है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। पिछला हिस्सा पानी में रहने वाला मगरमच्छ। तो उस प्रकार से चीजें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक मिला जुला प्रोफेशन मिलता है, यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप उसको तय कर पाए तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा कि कोई मैं इस प्रकार का काम जिसमें 4th हाउस इन्वॉल्व हो रहा हो, 5th हाउस इन्वॉल्व हो रहा हो, 9th इन्वॉल्व हो रहा हो और 2nd इन्वॉल्व हो रहा हो, और इन चारों का कहीं कनेक्शन अगर 10 से बन रहा है, तो फिर आपका प्रोफेशन आपके जीवन पे नहीं, आपके परिवार के जीवन पे भी नहीं, संसार पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है। तो कई बार आपके दिमाग में आ रही होगी बात, सर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों को कनेक्ट करके अपना प्रोफेशन तय किया होगा? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। इसी कारण से बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनके प्रोफेशन से पूरे संसार में असर दिखाई देता है। तो वो असर दिख सकता है अगर ये सब चीज़ें कनेक्ट होने लग जाएं। वाणी की सिद्धि है इसमें, और आपके भवन की बातें हैं, भवन की साजो सज्जा है। क्लियर। रॉयल्टी भी है भवन की, है बृहस्पति की समझदारी है। ऐसी सब चीज़ें मिल जाएं तो फिर वो व्यक्ति संसार में कमाल कर सकता है। तो सुख बहुत अच्छा स्तर का मिलेगा, माँ के साथ संबंध अच्छे होंगे। क्लियर। दोनों स्त्रीलिंग प्रधान है, जो घर है उसका मालिक भी शुक्र, और घर में बैठने वाला चंद्र वो भी स्त्रीलिंग। और क्या बताता है ये हमें ये भी बताता है कि आपको वाहन बड़ी जल्दी मिलेगा, वाहन सुख। क्लियर। तो क्योंकि वाहन का भी सुख बताता है इसमें। हालांकि जल्दी समझने के लिए चीज़ों को हमें जैसे ये D24 चार्ट भी आपकी इंटरेस्ट को बताता है, वो भी देखना पड़ेगा। और साथ साथ इससे हम आपके फोर्स से संबंधित जो जो चीज़ें उसको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपका डिविजनल चार्ट्स मिलेगा D24, उसको भी देखिए अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। एंड हाँ, एक चीज़ और मैंने जैसे आपको बताया था, हर में आपको ये जरूर देखना है कि चंद्रमा जहाँ बैठा है तो वो तो ठीक है, चंद्रमा इनको शत्रु नहीं मानता। तो क्या शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं क्या? यस, सही है, आपने सही चीजें पकड़ी हैं। शुक्र के मन में एक विरोधाभास है चंद्रमा को लेकर। क्लियर कि भाई तू जो जिसको मानता है सॉफ्टनेस, वो सॉफ्टनेस नहीं होती, मैं जिसको मानता हूं वही सॉफ्टनेस होती है। एक विरोधाभास है। वैसे भी हम 2 ग्रुप में जब बांटते हैं प्लैनेट्स को, एक सात्विक वाला और एक रजस और तमस वाला, तो ये जो शुक्र है वो रजस और तमस वाले ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और चंद्रमा पूरी तरह सात्विक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हाँ, वो अलग बात है, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या के नज़दीक होने पर रजस और तमस की तरफ जाने लग जाते हैं। तो अगर चंद्रमा का नेचर वैसा है, देन वो एनिमी पार्ट खत्म हो। यानी चंद्रमा का नेचर बहुत डायनामिक होता है, बहुत ज़्यादा बदलने वाला होता है। तो जो मैंने आपको पहले भी बातें बताई वो भी आप याद रखिएगा। अगर चंद्रमा इन एनी केस ऐसी जगह पर, ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है कि जो आप क्रूर मान रहे हैं या पाप ग्रह मान रहे हैं, और चंद्रमा खुद भी अमावस्या के नज़दीक है, देन इट इज़ कंपैटिबल। उनके साथ इनकी केमिस्ट्री मिल रही है, वो फिर जैसे को तैसा मान रहा है,
तो आपको लग रहा है सर फिर क्या कहें इस चीज को, देन वो ब्लैक पोर्शन आपकी लाइफ में एक कह सकते हैं वहीं से आपको सिद्धि मिलेगी। हमें जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन में कहा जाता है ना भाई, प्रकाश संसार में ईश्वर तत्व है, अंधकार भय पैदा करता है या कष्ट का कारण, लेकिन ये ही हमें भूलना नहीं है, सब ईश्वर के ही रूप है। तो ऐसे व्यक्ति अंधकार से प्रकाश उत्पन्न करने की ताकत रखते हैं। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा इज वेरी वेरी डायनामिक, तुरंत अपना स्वभाव बदल सकते हैं वो। ठीक है, तो अगर ये शुक्र के साथ इनकी जुगलबंदी हो जाती है अमावस्या के नजदीक होने के कारण, तो फिर आपके भवन में एक विलासिता भी दर्शती है। क्लियर हो गया? यानी आपके घर को राजसी और प्लस तामसिक वाला जो ऐसे उसमें आप भोग विलास की चीजें आपको मिलेंगी। वो आज की सांसारिक दृष्टि से ये चीजें हमेशा प्लस ही दिखाई देती हैं, बट आपको पता है अगर हम सात्विक की बात करते तो फिर ये चीजें संसार में हमें रोकने वाली हैं। हालांकि जो भी व्यक्ति आपके पास आज की दृष्टि में आता है कुंडली से संबंधित प्रश्न लेकर, उनके 80% प्रश्न राजसी और उनको पता नहीं हालांकि तामसिक से संबंधित ही होते हैं। सात्विक वाले प्रश्न बहुत कम, मेरे पास बहुत ही कम आए हैं कि क्या जीवन में मुझे मोक्ष मिलेगा, ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है। बहुत कम लोग हैं जो उस चीज को लेकर प्रश्न करते हैं। ज्यादातर प्रश्न राजसी होते हैं, कई प्रश्न तामसिक भी होते हैं कि मुझे इस प्रकार के प्रेम में ऐसा एग्रेशन चाहिए। क्लियर? तो ये कई मतलब तामसिक प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजसी और तामसिक और सात्विक, इनके सही अर्थ को समझने के लिए आपको दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का, जैसे भगवत गीता, भागवत पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों का आपको शिक्षा आपको होनी चाहिए, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप सही विचार को ग्रहण कर पाएंगे और दूसरे को बता पाएंगे। क्लियर हो गया? तो विरोधाभास रह भी सकता है और खत्म भी हो सकता है। अब ये किस पर नजर डाल रहे हैं? ये मंगल के भाव को नजर डाल रहे हैं। अब मंगल और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो मंगल कभी भी चंद्रमा के डायनामिक नेचर के कारण उनके प्रति वफादारी कम नहीं करता है। समझिए जरा बात को। मंगल क्या है? कमांडर इन चीफ। वो बस ये मानता है कि वो मेरे राजा के राजा की क्वीन या राजा की रानी है, वो उनको मुझे आदर देना ही है, उनके स्वभाव से मुझे मतलब नहीं है वो। लेकिन ये अलग बात है कि अगर मंगल की डिग्री बहुत कम हो जाए या मंगल प्रभावहीन हो जाए तो फिर चंद्रमा उसको सस्पेक्टेड की नजर से देखना शुरू कर देता है। आप समझ रहे हैं बात को कि जैसे पर क्या होता है, ये वृश्चिक राशि है। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्रमा वैसे तो मंगल को अपना भाई समझते हैं ये कमांडर इन चीफ है, लेकिन वृश्चिक में चंद्रमा माने जाते हैं नीच के। और स्पेशली ये इंपैक्ट बहुत खराब हो जाता है अगर इस घर का मालिक यानी मंगल वो वर्स्ट कंडीशन में चला जाए, क्योंकि तब ऑटोमेटिकली पावर ट्रांसफर हो जाती है केतु को। मतलब चंद्रमा के मन में एक नया विचार जन्म लेता है कि इस घर का मालिक जो है मंगल, वो वफादार नहीं है, और ये कंडीशन फिर राशि के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो थोड़ा समझिएगा इस चीज को कि मंगल कभी चंद्रमा के प्रोफाइल को लेकर जजमेंट नहीं करता है, चंद्रमा मंगल के प्रोफाइल को लेकर जजमेंट करता है। और मतलब बड़ा अजीब है कि हमने चंद्रमा को ये अब तक देखा कि चंद्रमा किसी भी राशि के लिए शत्रुता नहीं शो करते हैं, लेकिन ग्रह के प्रति तो शत्रुता है। और वो कब दिखाई देने लग जाती है? जब मंगल अपनी डिग्री खो देते हैं या मंगल बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में चले जाते हैं, तो ये पावर ऑटोमेटिकली केतु को ट्रांसफर हो जाती है, और केतु मंगल के लिए कष्टदायक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। यहाँ पर अब नज़र मार रहे हैं तो मैंने बोला जैसे कि ये अच्छा दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। बस इतना ही थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर वृश्चिक राशि के स्वामी को आप केतु मान रहे हैं, अगर मंगल की स्थिति खराब है, देन ये नजरें एक हीलिंग का काम तो कर सकती हैं, लेकिन घर में बहुत ज्यादा घर मतलब आपका वर्किंग प्रोफाइल को बिगाड़ देगा। अगर कहीं मंगल खराब हो गया
तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। हमेशा जॉब स्टेटस इसको लेकर परेशानियाँ। बट अगर मंगल यहाँ पर एक्सेल्ड कर जाए, अच्छी स्थिति में आ जाए, तो फिर ये चीज़ों को फ़ायदा देगा, माँ से फ़ायदा होगा। क्लियर? तो हीलिंग तो हमेशा रहेगी। हीलिंग मतलब चीज़ों को दूर करने की कोशिश या ख्वाहिश। लेकिन कोशिश और ख्वाहिश में बहुत बड़ा फ़र्क है कि भाई इनकी ख्वाहिश तो है कि आपका प्रोफाइल ठीक हो जाए, बट कोशिश कब होगी? जब इसका मालिक भी अनुकूल होगा। तो ये बात याद रखिए, 10वें घर का मतलब आपका जॉब स्टेटस। इस पे नज़र मारने का अर्थ ये भी होगा कि आपके जॉब स्टेटस में चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर? कुछ ऐसी चंद्रमा आपके प्रोफाइल में इस प्रकार की वाटर एलिमेंट के ज़रिए कोई इंडस्ट्री गेन बना रही है, तो उसका प्रॉफिट लेना, कहीं इस प्रकार की चीज़ें। तो ये चीज़ें आपके प्रोफाइल में ऐड हो सकती हैं। और क्योंकि ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर इज़ व्हाट? 1 नंबर यहाँ बताता है मंगल। मंगल आपका जो प्रोफाइल होगा वो पूरी तरह से एक इस प्रकार का होगा कि मेष संबंधित प्रोफाइल होगा आपका। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है ऐसा व्यक्ति अपने वर्क प्रोफाइल को लेके। उसको इस प्रकार का काम मिलता है, कमांड करना, जहाँ पर कमांडिंग नेचर, इस प्रकार का माहौल दिखाई देता है। कमांड मतलब एकदम टॉप कमांड, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखाता है मेष। मेष को आप टॉप कमांडर कहते हैं। कमांडिंग नेचर में सबसे ज़्यादा कमांडिंग नेचर इसका है मेष का। सूर्य आपको पता है एक्सेल्ड कर जाता है, सूर्य इसको सबसे ज़्यादा लाइक करता है इस कमांड में, यानी एक्सट्रीम लेवल पर चला। अगर सूर्य की डिग्री अच्छी हो जाए, सूर्य यहाँ बैठे हों, तो फिर ये मान के चलिए कि भाई ये व्यक्ति उसके नीचे मतलब सैकड़ों लोग काम करते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व होता है वो। क्लियर? और सूर्य और चंद्रमा की म्यूचुअल एस्पेक्ट ये भी बताती है कि वो पूर्णिमा की कुंडली है और माता पिता पे संबंध बहुत अच्छे होते हैं उसके। हालांकि अमावस्या के लिए भी हम चंद्रमा और सूर्य को एक घर में पाते हैं, तो वो भी कुछ आपको एक दूसरा एंगल बताता है। वो भी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं तो हम आगे भी करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। व्यक्तित्व पूरी तरह जो है, पर्सनैलिटी घर के आसपास ही घूमता रहता है। घर कैसा होना चाहिए, सजावट कैसी होनी चाहिए, बिकॉज इसका घर मालिक 4थे नंबर पे बैठा हुआ है। नाउ गोज टू नंबर 5th। तो नंबर 5 पर अब चलते हैं। तो अगर नंबर 5 पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, तो चंद्रमा आ गए हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में स्वामी कौन है? मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा। अब अगर मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी डिग्री में है और यहां बैठ जाते हैं, तो साध लेंगे। तो चंद्रमा नीच होकर भी नीच का फल नहीं देंगे। क्लियर? या ये कह लो आप, मंगल एक्सेल्ड हो जाए, यहां पर आकर उच्च के हो जाए, तो भी वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर मंगल भी खराब स्थिति में हो, तो फिर चंद्रमा का काफी बुरा हाल हो जाएगा। फिर मन बेचैन रहेगा आपकी एजुकेशन को लेकर। आपकी संतान बड़ी बेचैनी के बाद होंगी, या संतानों से आपको आगे भी बेचैनियां होती रहेंगी, क्योंकि कष्ट के बाद संतान हुई है। तो अगर ऐसी संतान में कुछ आपको दोष दिखाई देने लगे, तो आप बहुत बेचैन रहेंगे, तो बहुत केयरिंग होगी उनके लिए, और यही आपके कष्ट का कारण होगा। क्लियर हो गया? और ये यहां से वो नजर मार रहे हैं आपके गेन को। क्लियर? लेकिन संतान होने के बाद आपको आय में वृद्धि जरूर होगी। क्लियर हो गया? अब कष्ट का मतलब खाली आय नहीं होता, कष्ट के काफी अलग अलग अर्थ होते हैं। भी हो सकता है हमने सोचा भी ये ट्रैक होना चाहिए था संतान का, इसकी वजह ये ट्रैक हो गया। बट आय, क्योंकि चंद्रमा की जो दृष्टि है वो उच्च की है आय स्थान में, और आपको कोई इस प्रकार की लॉटरी, सडन गेन्स भी आपको मुनाफा दिलवाएंगे, लेकिन इस घर के माहौल को बिगाड़ कर रखेंगे। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेशन में रुकावटों के बाद सफलता मिलेगी। कहता भाई आपको एडमिशन दिलवाना था, मिला एडमिशन? कहता नहीं मिला। नेक्स्ट काउंसलिंग में गए, नहीं हुआ, तीसरी में हुआ। इस प्रकार से वो रुक रुक कर चलती है गाड़ी इससे रिलेटेड। कहता है विवाह हो गया, संतान हो गया आपको? कहता जी संतान अभी नहीं हुई है। इच्छा है? कहता इच्छा है, संतान नहीं हो रही है। रुक रुक कर
लेकिन दिलाएगा। क्लियर? हाँ, अगर मंगल शून्य में हो, कहीं गलत जगह चले जाए मंगल, फिर हालात खराब हो जाते हैं। क्लियर? तो फिर ये इस पे थोड़ा सा विचार करना है कि भाई जैसे मंगल यहाँ चले जाते हैं और बहुत कम डिग्री में हो जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें विचारणीय हो जाएंगी। भाई फिर आपको देखना होगा कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, अदरवाइज संतान उत्पत्ति तक को रोक सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने घर से आपके मतलब मस्तिष्क संबंधी टेंशन वहां ट्रांसफर कर रहा है, तो यानी इसको ठीक कर दो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को लिंकअप करके देख सकते हैं, रिजल्ट को निकाल सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं, चंद्रमा हमारे छठे घर में आ जाता है। क्लियर? कर्क लगन में अगर चंद्रमा छठे भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार की पर्सनैलिटी यहां पर हमें दिखाई देती है। तो 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में चंद्रमा वैसे नहीं अच्छा ज़्यादा माना जाता है। क्योंकि मन का स्वामी अगर हमारे रिपु भाव में, रोग भाव में चला जाए तो फिर वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो करेगा ही। वो मतलब इस प्रोफाइल के लिए वो नहीं बना हुआ है। ये तो बात थी उस वर्किंग प्रोफाइल की, उस माहौल की। लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई, देखिए कहते भाई आपको यार यहाँ घर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कहते आप एक बार आएंगे, घर के अंदर आएंगे एक बार, तो उस घर के अंदर अगर कहते घर का माहौल तो बहुत अच्छा है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में भी आपने इतना अच्छा घर कैसे मैनेज किया है, तो वो दूसरी चीज देखनी कि लोकेशन को लाइक तो नहीं करते हैं, लेकिन इस लोकेशन में ये जो घर इसको अलॉट किया गया है वो घर किसका है? वो बृहस्पति का घर है। और बृहस्पति का कौन सा पार्ट? धनु वाला पार्ट। धनु क्या है? एक क्षत्रिय राशि, बृहस्पति का क्षत्रिय रूप, बृहस्पति का बहुत ही मतलब जजमेंटल, जज की तरह काम करने वाला, निर्देशक वाला पार्ट वहां दिखाई देता है। तो अब यहां पर चंद्रमा बैठते हैं, तो अगर बृहस्पति यानी इस घर का मालिक अच्छी स्थिति में है तो आपको चंद्रमा औषधीय ज्ञान जरूर दिलाएगा, औषधियों का ज्ञान, और वो ज्ञान आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। बिकॉज क्षत्रिय गुण प्रधान एक कमांड रखता है अपने, तो प्रोफाइल में वो कमांड तो आएगा ही आएगा। और क्या बताता है? इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में अगर बृहस्पति अच्छा है तो देखो वो शत्रुओं को नियमावली से परास्त करते हैं, नियम पर चलकर परास्त करते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहां चले जाए, बहुत ही ऑस्पिशियस, कमाल, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो शत्रु होते हैं उससे लड़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके शत्रु स्वयं खत्म हो जाते हैं। और शत्रु उससे भयभीत रहते हैं, मतलब उसके लड़ाई के कारण नहीं, उसके नियमों के कारण। वो नियमों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। क्लियर हो गया? याद रखिए, इस घर का मालिक लग्न भाव में चला गया और वो एक्सेल्ड कर रहे हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, और इसमें परिवर्तन योग भी है, परिवर्तन राज योग जिसको कहा जाए। यानी इस घर का मालिक एक्सेल्ड हो रहा है, और क्योंकि 4 नंबर का मालिक जो है वो इसके घर में जा रहा है, देन बृहस्पति इज आल्सो प्लेइंग अ रोल जस्ट लाइक मून। तो वो मून की तरह भी एक रोल प्ले कर रहा है, तो ये ट्राइन लॉर्ड की तरह भी काम करेगा। तो डबल बेनिफिट, ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पे 4 चांद लगा देगा, आपके शत्रुओं को आपकी कागजी कार्रवाई से हड़बड़ी में रखेगा। और अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में तो आपको औषधियों का ज्ञान भी होगा, शत्रुओं पर विजय भी मिलेगी। और शत्रु पर विजय मतलब ऐसा नहीं भी आपको जाना पड़ेगा साइड पे, नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आपकी इमेज को बिना ठेस पहुंचे आपके शत्रु स्वयं खत्म हो जाएंगे। यानी फिनिशिंग जो काम को देखो, स्टार्टअप कौन करता है काम की? 3रा भाव। फिनिशिंग कौन देता है? 6ठा भाव। क्या मतलब? जबरदस्त जबरदस्त। कहता है भाई इसके शत्रु खत्म हो जाते हैं, बनते हैं, और ये स्टार्ट भी नहीं करता, मतलब यार ये बहुत स्लो स्टार्ट करता है, ऐसा लगता है इसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी शत्रु स्वयं खत्म हो जाते हैं। कई बार कई लोगों को क्या होता है, स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्त समाज में दिखाई देती है, भाई क्या कमाल का स्टार्ट किया इसने, एंड नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का स्टार्टिंग भी दिखता है, एंडिंग भी दिखता है, बट कई लोग पसंद करते हैं यार इसने कब स्टार्ट किया पता भी नहीं लगा, बट सारे शत्रु धराशायी हो गए। इस प्रकार का प्रोफाइल तब दिखाई देता है जब 3रा नंबर तो कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है, बट 6ठा नंबर बहुत स्ट्रांग है, तब ऐसा नजर आता है।
तो ये बात ध्यान रखनी है। और यहां से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव में। तो 12वां भाव किसका? व्यय का, फॉरेन लैंड का, और आप मोक्षा भी इससे रिलेट करके देखते हैं। तो जब ये यहां दृष्टि डाल रहे हैं मिथुन राशि का, मतलब इस व्यक्ति का जो खर्चा होता है वो किससे संबंधित होता है? बृहस्पति का रोमांटिक फेस, इस प्रकार का खर्चा उसमें वो करता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब रोमांस वाली चीज़ों को दिखाना, बयां करना है, रूप सज्जा या जिसको आप बोलते हैं मैथुन वाली चीज़ें, इसके लिए खर्चा करना। क्लियर? तो और चंद्रमा के थ्रू वो खर्चा और बढ़ रहा है, चंद्रमा इसको देख रहे हैं। क्लियर हो गया? चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन इस घर का मालिक उसको शत्रु मानता है। तो मतलब क्या है? ये खर्चा एक अंदरूनी कष्ट पहुंचाता है आपको। खर्चा हो रहा है, अब ये खर्चा किसी किसी को बड़ा सुख देता है, लेकिन ये खर्चा आपको सुख देगा कि नहीं देगा वो तय करेगा इस घर का मालिक और इस राशि का नेचर। मैं आपको दोबारा ये बात बता रहा हूं कि चंद्रमा को मिथुन कन्या राशि से ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मिथुन एक चंचल रूप है बुध का, और कन्या एक समझदार कैलकुलेटिव सा रूप है। और चंद्रमा को थोड़ा सा चंचल होना, वो स्वभाव उसका चंचल है, जल तत्व प्रधान, तो वो उसको ज्यादा चंचल होना पसंद है। तो वो फिर भी इसके कंपेयर में ये ज्यादा फिट अपने आप को मानता है यहां पर। क्लियर? और इसमें भी एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ये बृहस्पति का, ठीक है, बृहस्पति का हाउस है, बट अगर जैसे ये तो चलो शत्रु भाव के लिए था, तो ये हम एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कि थोड़ा एग्रेसिव राशि है ये। धनु राशि इज एग्रेसिव एज कंपेयर टू मीन राशि। लेकिन अगर ये धनु राशि इसके मुकाबले कहीं हमारे घर से संबंधित चीजों पर आती, तो वहां का माहौल थोड़ा तनातनी वाला कर देती। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे। इस घर में धनु की बजाय अगर मीन का चंद्रमा होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप राशियों के भी स्वभाव को समझें। खाली इस राशि का स्वामी बृहस्पति है तो दोनों राशि नहीं, ये बहुत भारी भूल हो सकती है। तो टू बी वेरी सेलेक्टिव, अदरवाइज आपकी भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाएंगी। क्लियर हो गया? नाउ अब हम बात कर लेते हैं आपका रूप इसके आसपास ही रहेगा। कभी भी आपको अगर कभी ऐसा लग रहा है कष्ट है, तो कष्ट का कारण आपके रिपु, आपकी बीमारियां, ये मतलब आपका इसी की बुद्धि, जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। एक प्रकार से ये अच्छा है, एक प्रकार से देखा जाए बुरा भी है। भाई देखो, बुरा ज्यादा कब है? जब चंद्रमा यहां बैठा है लेकिन बृहस्पति यहां नहीं बैठा। लेकिन अगर बृहस्पति यहां चला जाता तो वो चीजें बैलेंस कर देता। बट अगर हम ये मान के चलें खाली चंद्रमा की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि यार जीवन में और भी कई चीजें थी, लेकिन आपने उसी चीज पर अपना जीवन लगा दिया। औषधीय पाठ और नौकर चाकर, और हाँ, ऐसा व्यक्ति अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी सजग रहता है, लगा रहता है कंपटीशन के लिए। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है। और कहीं बृहस्पति नजर डाल दे 10वें या 11वें भाव में, बिकॉज इस घर का मालिक है, तो कंपटीशन से आपको वर्क और बेनिफिट देगा, मतलब काम देगा और उससे लाभ भी देगा। नाउ तो आपके जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह हैं उनको हम छठे भाव से देखते हैं, बशर्ते छठा भाव 10 और 11 के साथ अच्छी स्थिति में हो। नाउ गोज टू नंबर 7। तो अब 7वां भाव आ गया है। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7वां भाव एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो 7वां भाव किसका होता है? आपकी पत्नी का या पति का। क्लियर? मतलब जातक अगर लड़का है तो लड़की, इस प्रकार से ये समझिएगा आप। और क्या बताता है 7वां भाव? 7वां भाव हमारी कोई भी डील, पार्टनरशिप, व्यावसायिक अनुबंध, क्या बोलते हैं आप उसको, आपका इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट वगैरह, बिजनेस एग्रीमेंट वगैरह, वो इस भाव से देखा जाता है। अगर ये भाव उच्च का है तो आपके एग्रीमेंट जो होते हैं वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं आपको, अगर ये अच्छा
स्थिति में होता है। तो देखो, अगर आप सिंपल एक बात मान लो कि यार चंद्रमा तो सबका मित्र है, तो फिर आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे डिफरेंस को। तो देखो, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि चंद्रमा तो सबका मित्र है, माने चंद्रमा सबको मित्र मानता है, लेकिन सामने वाला मित्र मानता है कि नहीं मानता, वो आपको जरूर देखना होगा। और इस राशि का भी आपको नेचर पता होना चाहिए। तो इस व्यक्तित्व की जो राशि है वो जो राशि का है वो कैसी है? मकर। मैं कई बार बता चुका, अगला हिस्सा एक मेष की तरह दिखता है, एक हिरन, कुछ जैसे मेढ़ा होता है, और पिछला हिस्सा एक मकर, जल में रहने वाला मगरमच्छ। तो इन दोनों का मिला जुला रूप है ये मकर राशि, क्लियर, या कैप्रिकॉन। तो अब इसका प्रभाव चंद्रमा ने ठंडा करने का प्रयास किया है। तो इसमें शुरुआती दिक्कतें देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होता है, चंद्रमा यहां स्वयं बैठा हुआ है, तो मतलब इसकी बुद्धि इसके आसपास ही घूमती रहेगी। तो शुरुआती दिक्कतों के बाद चीजें हल होना शुरू हो जाती हैं। शुरुआती, आप ऐसे भी कह सकते हैं, राशि की शुरुआत एग्रेशन से हुई थी, लेकिन उसकी एंडिंग जल तत्व से हो रही, क्योंकि वो पानी में उसका पिछला हिस्सा रहता है, तो वो बैलेंस करके रखता है। और ये आपके बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन को भी बताता है, क्लियर। तो वो वहाँ भी एक विरोधाभास दिखा सकता है, क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि आपके मैथुन से आपको शुरुआत में कष्ट भी मिला, या आपके कह सकते हैं आपके इंटरकोर्स के समय आपको कष्ट मिला अपने पार्टनर से, इसलिए आपने दूरी बनाई, बट बाद में आपने वहाँ पर सुख का अनुभव करना शुरू किया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाएंगे तब कहना ज़्यादा उपयुक्त लगता है, लेकिन इनको भी हम कवर जरूर करेंगे, क्लियर। बिकॉज कोई ऐसा ना समझे कि कोई लाइफ में हमने चीज़ों को हाइड करने का प्रयास किया। बाकायदा जब हम बृहद, पराशर, होरा शास्त्रा या फल दीपिका या और भी कई ज्योतिष रत्नाकर जैसे महान ग्रंथ हैं, इतना लिटरेचर है ज्योतिष में भारत के पास, इतना विश्व में किसी देश के पास नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि हम श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में कोई एक या दो बुक को आधार बनाकर ना बताएं, आपको सभी ग्रंथ सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं, ताकि आप इसके निचोड़ तक पहुंच पाएं, क्लियर। तो सारी बातें, लेकिन अभी क्योंकि बिगिनर लेवल है तो हम उसमें ज़्यादा आपको पजल नहीं करना चाहेंगे, क्लियर। तो आई थिंक काफ़ी आइडिया आपको लगने लगा होगा कि राशि का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो कुछ इस प्रकार का, यानी एग्रेशन भी है, जल तत्व भी है इसके पार्टनर के पास, और क्योंकि एग्रेशन है तो एक विरोधाभास शुरुआत में आएगा, समझने में दिक्कत होगी, बाद में चीज़ें सेट हो जाएंगी, सेट होंगी, हो जाएंगी मतलब होगी ही, एकदम श्योर है ये बात। चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। शनि के भी प्लेसमेंट को देखना ज़रूरी है कि जैसे इसका घर का मालिक यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, कहाँ, हालांकि यहाँ बैठ जाए तो स्वग्रही हो रहा है, पार्टनर के लिए अच्छा है, लेकिन आप को वो किस प्रकार से देखेगा, क्योंकि शनि जो है, अगर चंद्रमा पूर्णिमा के हैं तो फिर शनि उनके लिए एक विरोधाभास क्रिएट करेगा, लेकिन अगर चंद्रमा भी उनके जैसा हो जाता है तो फिर शनि उनको अपना मित्र मानना शुरू कर देगा। जनरली ऐसे व्यक्तियों का ना दिनों के हिसाब से भी, जो कहता है ऐसा कहता है पूर्णिमा के नजदीक आएंगे तो फिर इनमें तनातनी आएगी, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के हैं वो, और उनको हमेशा अमावस्या वाला रूप पसंद है शनि को। तो जब अमावस्या आएगी तो इन दोनों में प्रेम आ जाएगा, लेकिन अगर ये अमावस्या के ही हैं आपके जन्म के समय तो फिर ये कंपैटिबल ज़्यादा रहेगा। तो ये भी एक, हालांकि किसी भी भाव में चंद्रमा और शनि एक मानसिक कह सकते हैं, एक नॉट कलेश तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, आपको मानसिक उपद्रव, भ्रम, मानसिक भ्रम पैदा करता है। इससे कई लोग इसको ना भूत प्रेत बाधाएं इससे भी जोड़ लेते हैं कि जैसे कहीं खराब स्थिति में चंद्रमा और शनि खराब ग्रह में इकट्ठे बैठे, 8वें में, 6 में, 12 में इकट्ठे, तो ऐसा व्यक्ति फिर इन प्रकार की चीज़ों को दिखाई देने लग जाता है। ऐसे भी कनेक्ट करके देखते हैं, क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप किसी भी कंक्लूजन्स में पहुंचने से पहले नीच भंग राजयोग या अच्छे ग्रहों की दृष्टियां जरूर देख लें
नहीं तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। जैसे बृहस्पति की दृष्टि सारी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। एक बृहस्पति नजर मार दें अच्छी स्थिति में, तो चंद्रमा और शनि इकट्ठे भी अगर कंजवाइन हो रहे हैं कहीं, सब ठीक हो जाएगा। उल्टा ये एक बेनिफिट का काम करेगा। आपको ऊपरी विद्याएं, इस प्रकार की चीजों में एक दक्षता हो जाएगी। आपको चीजें पूर्वाभास हो जाएगा ऐसी चीजों का। क्लियर? तो ये वो एंगल को बताता है। तो इसका जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और चंद्रमा यहां से आप खुद के नजर मार रहे, तो मतलब विवाह के बाद उसकी पर्सनैलिटी भी काफी इंप्रूव हो जाती है जातक की। क्लियर? नाउ गोज टू नंबर 8। तो हम चलते हैं, कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा बैठे हैं हमारे 8वें भाव में। तो 8वां भाव किसका होता है? मृत्यु या आयु कह लो आप इसको, तांत्रिक साधनाएं, अकल्ट नॉलेज जिसको बोलते हैं। और 8वां भाव आपके बीमा से होने वाले जो लाभ हैं, इस प्रकार ससुराल पक्ष, आपका इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, नॉट इंटरनल, इंटरनल इज 7th, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, बाहरी अंग, शिशिर, योनि, इस सब का ज्ञान 8वें भाव से होता है। तो अब हम यहां चंद्रमा बैठे हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मन के स्वामी है वो, तो ससुराल पक्ष है और लैंगिक सोच, विचारधारा, और इसी से फिर वो अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तंत्र, भाई इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए क्या? अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो 8वें भाव से संबंधित चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती हैं। कहीं शनि भी मार धाड़ में इधर उधर में फंस गए, देखो क्योंकि शनि बड़े न्यायप्रिय हैं, तपस्वी भी हैं शनि बड़े, लेकिन अगर शनि फंस जाते हैं तो फिर ये 8वां घर बिगड़ जाएगा, उससे वो नेगेटिव साइड चला जाएगा व्यक्ति। चंद्रमा वैसे ही उसको संभाल के रखना था, घर का मालिक ही अभी खराब स्थिति में चला गया है, और अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो फिर ये आपको एक अच्छे ससुराल संबंध भी दे सकता है, और यहां से वो आपके गेन को भी बढ़ा रहा है, माने नॉट गेन, आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है, बिकॉज गेन इज योर 11th हाउस एंड सेकंड इज योर आपका बैंकिंग टर्म, आपका बैंक बैलेंस, वो सब बता रहा है, रिसोर्सेज। क्लियर? ये बताता है। और आपके वाणी में भी आप ज़्यादा पोलाइट होने का प्रयास करेंगे, होंगे या नहीं होंगे वो तो देखो सूर्य के हाथ में है, क्योंकि सूर्य इस घर का मालिक है, लेकिन चंद्रमा फिर भी नजर डालता है। चलो, तो और नजर भी स्पेशली किस समय डाल रहा है चंद्रमा? जब हम कोई डीलिंग करेंगे स्पेशली रिलेटेड विद योर पार्टनर्स हाउस। क्लियर? आपके पार्टनर यानी ससुराल पक्ष में बैठा हुआ है वो, यहां से संबंधित कोई चीज होगी तो ये चीजें पोलाइट हो, या ये भी कह सकते हैं आपको पोलाइट करने के लिए आपका ससुराल पक्ष बहुत अप्रोच करेगा कि यू शुड बी वेरी वेरी पोलाइट। और जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वभाव वैसे लड़ने का नहीं किसी से कि भाई वो बात बात पर लड़े, तो बस वो यही चाहती है यार बेनिफिट दो और शांत रहो, बेनिफिट दो और शांत रहो। कहता भी वो तो ठीक है, उसके बाद मैं बेनिफिट भी दे दूं तो उसके बाद हमारी मित्रता हो सकती है। तो शनि वैसे मूल प्रवृत्ति चंद्रमा के साथ मित्रता नहीं रखता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ हिडन एनिमी या हिडन ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखाई देते हैं कभी कभी। आपके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है आपने, जीवन बीमा, ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं आपको। वो आप तब ज़्यादा सटीक अनुमान लगा पाएंगे जब आप इन घर के मालिक की स्थिति को भी देख लेंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं वो घर में। ये मतलब जैसे मान लीजिए 4th हाउस में बैठे हैं और 4th हाउस में एक्सेल्ड कर गए हैं, वो बहुत उच्च के हो गए हैं, तो आपको बी में से गेन होगा और बी में से डायरेक्ट आपके बिल्डिंग भवन बढ़ जाएंगे। और कहीं शनि नीच का होकर यहाँ बैठ जाए तो बीमे की रकम चुकाते चुकाते आपकी स्टेटस खराब हो जाएगी,
डिमोशन होना पड़ेगा आपको, इस प्रकार की कई चीज़ें। या हो सकता है भी आप बीमे की रकम ना चुका पाएँ तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, इस प्रकार की बातें यहाँ पर कनेक्ट की जाती हैं। नाउ अब हम चंद्रमा से आपके तो बुद्धि भी आप देख रहे हैं, पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, बिकॉज लग्नाधिपति जहां होंगे वहां जीवन का ज्यादातर समय, देखिए इससे पहले हमने सूर्य को पढ़ा था, तो सूर्य तो देखो आत्मकारक, और आत्मकारक का सांसारिक रूप कहीं किसी को दिखाई नहीं देता ऐसा, लेकिन चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। तो चंद्रमा का किसी भी घर में बैठना मतलब आपका मन वहीं लग गया, मतलब वहीं रहेगा। क्लियर। अब हम चलते हैं, अगर हमारा चंद्रमा 9वें भाव में आ जाए, क्लियर, तो चंद्रमा हमारे 9वें भाव में आ गए हैं तो किस प्रकार का यहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी कर्क लगन में। यहाँ से गिनेंगे तो 9वां भाव, चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं, और मीन राशि किसको बताता है? मीन राशि बताता है महासागर में रहने वाली मछली। इसका आपने साइन देखा हो, 2 मछली हैं विपरीत दिशा में एक दूसरे के, तो ये ओशियन साइन माना जाता है। हालांकि ये अगेन जल तत्व प्रधान है, लेकिन कर्क राशि और मीन राशि में बड़ा फर्क है। कर्क राशि एक तालाब या जल क्षेत्र में कर्क केकड़ा रहता है, लेकिन मीन राशि एक विशाल सागर में मछलियां रहती है, वो बात बताता है। फिर भी मित्रता दोनों में बहुत उच्च स्तर की है, दोनों सात्विक है। चंद्रमा का मूल स्वभाव सात्विक है, मीन राशि सात्विक है, स्वामी भी सात्विक है, तो इसका भाग्य जो होगा, इसका जो धर्म होगा, इसका जो कर्तव्य होगा, कर्तव्य परायणता होगी, बहुत ही अच्छी होगी। देखिए इसके घर का मालिक हालांकि बृहस्पति है, अगर बृहस्पति भी कहीं एक्सेल्ड हो जाए यहाँ, या अच्छी स्थिति में स्वग्रही हो जाए, या यहीं बैठ जाए, अगर यहाँ बैठ जाए फिर तो आपको बोला ना, ये अगेन लक्ष्मी योग हो जाएगा। क्लियर हो गया? लक्ष्मी योग इज रिलेटेड विद हिज धर्मा, स्पिरिचुअल लाइफ, इसको इसके लिए मतलब जब भी ये धर्म से जुड़ा रहेगा तभी इसको गेन्स मिलते रहेंगे। अगर बृहस्पति नहीं बैठा है, अभी हम खाली चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तभी भी कर्क लगन और मीन राशि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कॉम्बिनेशन। दोनों मालिक सात्विक प्रवृत्ति के हैं, इसके पिता के साथ संबंध इसके बहुत अच्छे होंगे, इसमें माँ भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज चंद्रमा इज रिलेटेड विद मदर। यहाँ से वो नज़र डाल रहे हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस इज योर पराक्रम, भाई बहन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो भी आपका बहुत अच्छा होगा। आप बातचीत में बहुत अच्छे होंगे, आपके भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा मधुर होंगे, आपके भाई बहनों के साथ संबंध मधुर के साथ साथ समझदारी पूर्ण होंगे, क्योंकि बुध का कौन सा रूप? कन्या वाला रूप दिखाई देता है यहाँ। कन्या बहुत समझदार राशि है। क्लियर? और उसमें किसका एसेंस ऐड हो रहा है? मीन के चंद्रमा का एसेंस इसमें ऐड हो रहा है। खाली चंद्रमा कहने से काम नहीं चलेगा कि चंद्रमा की दृष्टि है, नहीं, मीन के चंद्रमा की दृष्टि है यहां पर। तो मीन वाली चीजों को चंद्रमा ने लिया और ट्रांसफर कर दिया। मीन राशि की चीजों को चंद्रमा ने लिया, और क्योंकि ये चंद्रमा के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, इसलिए मीन का भी प्रभाव और चंद्रमा का भी प्रभाव, दोनों का प्रभाव इस पर आएगा। क्लियर? तो इसीलिए जब कभी भी कहते हैं कि कोई एक दूसरे पर जब हम दृष्टि डालते हैं ग्रह, तो कुंडली बड़ी मजबूत मानी जाती है, बड़ी प्रभावशील कुंडली मानी जाती है। क्या? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ बैठा है, फिर दूसरा यहाँ दृष्टि नहीं डाल रहा है, फिर यहाँ बैठा है, लेकिन जब सभी ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं तो बहुत इनका कम्युनिकेशन कमाल का है, जबरदस्त कम्युनिकेशन। कहता भी हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर, बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री होती है इन सबके बीच में, होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कुंडली आपने देखी हो कभी कि इसकी नज़र इस पर, इसकी नज़र इस पर, इसकी नज़र इस पर, कुछ छूटा ही नहीं, फिर तो इस कंडीशन में वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये दम होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट्स का। सभी ग्रह एक दूसरे पर अगर इस प्रकार से एक नज़र कहीं डल जाती है तो नज़रों को जरूर आपको देखना होगा। स्पेशली आपको पता है सबसे कॉमन 7वें पर नज़र डालते हैं, जो यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। और हाँ,
इस व्यक्ति का जो जीवन होगा पूरी तरह अपने धर्म को लेकर, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द। इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद योर हायर रिसर्च। तो ये व्यक्ति इस प्रकार की कोई, अगर इसका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे पीएचडी जरूर करेगा, हायर रिसर्च करेगा, और उस रिसर्च में उसका मूल उद्देश्य होगा, कहीं ना कहीं उस रिसर्च में उसका मूल उद्देश्य है कि किसी तरह एजुकेशन इंडस्ट्री को बूम किया जाए, एजुकेशन इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, क्लियर, विद्या से संबंधित चीज़ों को निखारा जाए। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, जो आपके धर्म स्थान या आपकी रिसर्च, हायर रिसर्च में बैठा है। और क्योंकि ये बृहस्पति का घर है, हर बार ऐसा नहीं कि 9th हाउस में चंद्रमा बैठा होगा तो भाई एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च कराएगा, नहीं। हो सकता है यहाँ पर 11 नंबर होता, देन 11 नंबर इज उसका दिमाग जो रहता है आय संबंधित रिसर्च करने पर रहता। क्लियर, ये तो सात्विक राशि बहुत ज़्यादा। हालांकि कई जगह मीन राशि को बृहस्पति का रोमांटिक फेस भी कहते हैं, बिकॉज शुक्र को ये राशि सबसे प्रिय है, मीन राशि में एक्सेल्ड कर जाते हैं। जबकि अगर कोई प्रथम दृष्टा देखे तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति शुक्र को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शुक्र इस राशि को बहुत पसंद करते हैं। क्लियर, तो ये वाला भी रूप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समझदारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जैसे काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं उस समझदारी में भी एक कह सकते हैं जो शुक्र की कला है, उस कला को भी निखारने का प्रयास करेंगे। क्लियर, तो शुक्र का भी यहां पर आपको ध्यान, जब कभी भी कोई आप राशि देखें तो आप ये भी जरूर देखना कि किसी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, और जो भी कभी किसी ग्रह की उच्च राशि होगी तो उसका भी एसेंस आपको यहां ध्यान रखना, उसका भी निचोड़, उस ग्रह का भी पर्सनैलिटी एक बार ध्यान रखनी होगी। तो चंद्रमा बैठे हैं उस जगह पर जो शुक्र को सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन मालिक कौन है इसके? बृहस्पति। क्लियर, तो लॉर्डशिप बृहस्पति, बट एक्सेल्ड बाय शुक्र, वीनस। तो ये वाली चीज भी आपको देखनी होगी, तब आप सही सटीक अनुमान लगा पाएंगे। थोड़ा सा रजस आता है, राजसी में थोड़ा सा, माने सात्विक में थोड़ा सा रजस वाला चीज भी, दिखावा भी बिल्कुल बनता है इसमें। अब हम चलते हैं कर्क लगन में अगर चंद्रमा चले जाते हैं हमारे 10वें भाव में, तो किस प्रकार का फल यहां देखने को मिलेगा। चंद्रमा बहुत पसंद करते हैं मेष राशि को, तो कर्क लगन में मेष राशि आ जाती है। कर्क लगन कूल नेचर, मेष राशि थोड़ा कमांडिंग नेचर, एक वाटर और एक फायर, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं मतलब मिलता है तो कई बार मिलता है मतलब बिगड़ जाता है, जैसे मंगल कहीं खराब स्थिति में चला जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को समाज में अपने गुणों के कारण, मतलब होंगे उसके गुणों के कारण दोष का सामना करना पड़ता है। और अगर दोनों के मालिक राशि और लग्न का स्वामी कहीं मिलते हैं, अच्छी स्थिति में मिलते हैं, तो उसको उसके गुणों के कारण, उसके कह सकते हैं माने उसकी जो उसके अंदर प्लस चीजें हैं, उसको संसार एडमायर करेगा, बहुत पसंद करेगा उस चीज को। मेरे गुणों को संसार गुण मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ये भी तो देखना जरूरी है। वो तभी होगा जब लग्न और राशि भी प्रेम से कहीं रहेंगे। तो जैसे मंगल यहां पसंद करता है, मंगल यहां बैठ जाए मंगल। लेकिन हाँ, एक बात यहां नोटिस करने वाली है, इस स्थिति में जब कभी चंद्रमा और मंगल यहां इकट्ठे बैठते हैं तो मंगल नीच का हो जाता है। हालांकि वो नीच भंग हो रहा है, लेकिन नीच भंग जब कभी भी होगा तो पहला फेज हमेशा खट्टा होगा। पहला जो दौर होता है, पहला दौर कहता है भाई चलो भाई फाइट करो, 4 दौर की फाइट है, पहला दौर हार गया और सबको लगा यार ये तो बहुत खत्म हो गया, तो तुरंत हार गया। दूसरे दौर में थोड़ा बहुत ठीक किया, तीसरा और चौथा लेकिन उसके फेवर में गया, जीत गया वो।
तो नीच भंग राजयोग इस प्रकार के ही होते हैं। शुरुआत में आपको देखकर लगता है यार क्या बेकार कुंडली या जातक का जीवन है, बट दूसरा फेज जब देखते हैं आप जीवन को, हम एक 4 फेज में बांध लें, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अगर हम 25-25 में डिवाइड कर दें तो भाई 20-25 साल तक हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, फिर अगले 25 साल तक हम गृहस्थ की बात करते हैं, फिर हम वानप्रस्थ और सन्यास की बात करते हैं। तो नीच भंग राजयोग में प्राय पहला फेज कष्टपूर्ण बीतता है। क्लियर? और इनफैक्ट ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर किसी ने ब्रह्मचर्य जीवन में ही लग्जरियस लाइफ को अपना लिया तो भाई उसका कुछ होने वाला नहीं। आपको चाहे आर्टिफिशियली कष्ट पैदा करना पड़े, लेकिन बच्चों को टफ बनाने के लिए उनको टफ सिचुएशन देनी चाहिए। क्लियर? तो वो एक प्रकार से अच्छा माना जा सकता है। तो चंद्रमा यहाँ आपके एक मतलब जबरदस्त आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक नंबर, बड़ा रौबदार ऐसा व्यक्ति होता है, अपने ऑफिस में बहुत रौबदार होता है। शर्त यही है मंगल अच्छी स्थिति में हो और चंद्रमा बैठा है भाई, तो उसका जो जीवन होगा, जीवन वहीं रहेगा उसका। क्लियर? जीवन उसका वहीं रहेगा, बस ऑफिस को लेकर मन, क्योंकि वहीं बैठा हुआ है, स्टेटस, जॉब, सर्विस, इसी में वो लगा रहता है। सबको चीज़ अलग अलग जीवन पसंद होता है देखो, लेकिन अगर कहीं प्लस होता है तो कहीं माइनस भी होता है। तो कई व्यक्ति इस चीज़ को लेकर बड़े लगे रहते हैं, कई चीज तो अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कई लोग कहते हैं नहीं यार, इन सब चीज़ें तो आने वाली जाने वाली, इसका ध्यान रखो ना यार। अब इस बात को भी समझो आप, 9th हाउस इज गुड, 5th हाउस इज ऑल्सो गुड, बट 1st हाउस इज एक्सेलेंट। क्योंकि अगर आप, धर्म एक साधन है आपको ईश्वर से जोड़ने का, लेकिन जुड़ना आपको ही पड़ेगा। तो अगर कोई ग्रह आपका धर्म बहुत हाई रैंक का आ रहा है, लेकिन आपका पहला उससे भी हाई रैंक का आ रहा है, तो आपको, या ये भी कह लें दोनों बराबर का, तब आप तभी भी आप इसको काउंट करेंगे 1st हाउस को, क्योंकि धर्म के प्रति अधिक डिपेंडेंसी भी लग्न को प्रभावित कर सकती है। मेरी बात को जरा समझिएगा, बड़ा मुश्किल सेंटेंस है। हमें 9th हाउस की जरूरत है, बट किसके लिए है? हमारे लिए। 1st हाउस के लिए 9th हाउस रिक्वायर्ड है। तो जिसका 1st हाउस बहुत अच्छी स्थिति में है, भाई उसको कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या कर लेगा ये? जॉब प्रोफाइल उसका कर क्या लेगा जब वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है? तो कई चीजें आपको प्लस दिखाई देती होंगी, लेकिन कई चीजें वास्तव में प्लस होती हैं। ये आपको बड़ा लंबे अध्ययन के बाद समझ में आएगा। कहते यार, जब स्टेटस के इर्द गिर्द जीवन घूम रहा है तो बहुत अच्छा है ना, स्टेटस, जॉब जबरदस्त है, और क्या चाहिए आदमी को? तो भाई ये तो आपका मानना होगा, हो सकता है 50 प्लस के बाद फिर आपको इस पर विचार करना हो कि अब मैं क्या करूं, तब आपको वो चीजें चुभेंगी। बट अगर यहां के स्वामी यहीं बैठे हुए हैं तो फिर कहना ही क्या। तो ये भी देखना है आपको। और यहां पर चंद्रमा बैठकर आपके घर को भी, मतलब आपका स्टेटस, जॉब स्टेटस, आपके मकान में फायदा दिलवाएगा, मकान बढ़ेगा। क्लियर? मकान में लग्जरियस चीजें वो प्रोफाइल को लेकर बढ़ेंगी। क्लियर? और ये भी बता सकते हैं इस घर का मालिक शुक्र स्त्री प्रधान है, चंद्रमा भी स्त्री प्रधान, और वो कहां से चीजें ट्रांसफर कर रहा है? वो अपने मंगल वाले घर से चीजें यहां ट्रांसफर कर रहा है। तो एक तो ये तय करो आप कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, मंगल जैसा, और वहां पर आपको चंद्रमा जैसा होना भी लोग मानते हैं। मतलब अग्नि में वाटर वाली चीजें भी आपके अंदर वर्किंग प्रोफाइल में देखी जाती हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी है, बड़ी कंपैटिबल सी लगती हैं। और यहां पर आपका जो घर है पूरी तरह से एक हॉस्पिटैलिटी देने वाला, एक स्त्रियों का जो केयरिंग टच है वो यहाँ नजर आता होगा। पूरी तरह स्त्री प्रधान दिखाई देता है। माँ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, महिलाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस घर में, बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ पर महिलाओं की।
क्लियर, सुख सुविधाएं ये सब चीजें बड़ी अच्छी, क्लियर। तो ये शुक्र की लेकिन स्थिति पे भी आपको नजर डालनी पड़ेगी, बिकॉज शुक्र आपके आय के भी साधन है और आपके सुख के भी यहाँ साधन माने जाएंगे कर्क लगन के लिए। तो शुक्र की स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है यहाँ, क्लियर। और इसमें हाँ मैंने पहले बता दिया, आपका बुद्धि का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, तो आपका जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जब मैं जीवन की बात करूँ थोड़ा आप समझ लेना, पहले हाउस की बात हो रही है। नाउ गोज टू नंबर 11, 11 नंबर आय स्थान, यहाँ से गिना आपने एंटी क्लॉकवाइज तो आ रहा है। अब चंद्रमा वृष राशि का स्वभाव को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे शुक्र चंद्रमा को इतना ज्यादा पसंद ना करते हो, लेकिन चंद्रमा बॉदर ही नहीं करता यहाँ, कहता है भाई पसंद हो ना हो अपने को ये घर बहुत पसंद है, आनंद आ जाता है यहाँ पर चंद्रमा। और अगर चंद्रमा आय स्थान में एक्सेल्ड कर रहे हैं, उच्च एक्साइटेड स्टेट में बैठे हैं, तो भाई कहता है आने दो अब तो यहां पर किसी भी प्लेनेट का वैसे भी बहुत अच्छा माना, और कोई यहां एक्साइटेड हो रहा है फिर तो आपको पता ही है, गेन्स को लेकर आपको कभी जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी, क्लियर। गेन्स को लेकर जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी। एक बात समझिए जरा, ये आपका स्टेटस, ये आपका गेन। मान लीजिए स्टेटस का जो मालिक है आपका, वो कहीं खराब स्थिति में बैठा हुआ है, एनिमी साइन में बैठा हुआ है, तो स्टेटस संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आय भाव अगर मजबूत है तो स्टेटस भी क्या करेगा, आय तो आ ही रही है उसको कहीं ना कहीं से। तो ये बात आपको याद रखनी, कई लोगों की स्टेटस है आय नहीं है, कई लोगों की आय है स्टेटस नहीं है, कई लोगों की दोनों ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको, 10th and 11th बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत जरूरी हैं। तो चंद्रमा आपकी विश कंप्लीशन में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इच्छा पूर्ति हो रही है और क्या चाहिए। और उस इच्छा पूर्ति में, आय के साधनों में आप मां को जितना एडमायर करेंगे उतना ही मदद करेगा। उस इच्छा पूर्ति में एक बात और याद रखिए, उस इच्छा पूर्ति में आपके घर की, आपके मकान की बड़ी अहम भूमिका है। मतलब क्या है, हो सकता है आपको रियल एस्टेट से जबरदस्त गेन हो, जबरदस्त, छोटे मोटे नहीं, बहुत जबरदस्त गेन हो आपको, बिकॉज चंद्रमा यहां एक्सेल्ड कर रहा है, उच्च का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, 4th इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर 11th हाउस। आपको वाहन संबंधी गेन्स, आपको घर संबंधी गेन, सुख जीवन में बहुत आप लेंगे। अब राशि का स्वामी भी चंद्रमा है और लग्न का स्वामी, मतलब लग्न का स्वामी भी चंद्रमा, राशि का भी, और दोनों स्त्रीलिंग प्रधान है। तो आप रोमांटिक होने में कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे। हालांकि प्रथम दृष्टा आप लोग, कोई व्यक्ति मान सकता होगा यार ये तो एग्रेसिव सी बातें करता है, एग्रेसिव नहीं, बल्कि मैं कल ही एक व्यक्ति की मैंने कुंडली देखी, इसी प्रकार का केस था, कर्क लगन और वृष राशि। तो उससे जब पहली मुलाकात लगी तो ऐसा लगा जैसे ये तो कई मंगल स्वरूप की ज़्यादा चर्चा कर रहा है, लेकिन जब उसका चार्ट देखा और उसको क्रॉस चेक किया तो पता लगा कि पूरी तरह विचार चंद्रमा और शुक्र के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और ये बड़े मतलब लग्जेरियस और बड़े सॉफ्ट नेचर प्लैनेट, बड़े केयरिंग प्लैनेट माने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई चंद्रमा जहाँ बैठा है उस घर का मालिक ना सिर्फ आय भाव का है, वो आपके धन भाव का मालिक भी है। चंद्रमा अपने से 11 बैठा है तो उसका जीवन आय के इर्द गिर्द मित्रों का बड़ा अच्छा उसका सहयोग मिलेगा, उसकी नेटवर्किंग कमाल की होगी, एक्सेल्ड पोजीशन में है। ये ध्यान रखना आपको, क्लियर हो गया। तो जब कभी भी, जैसा मैं ऐसा इसको कैसे कनेक्ट करें, जैसे चंद्रमा इस घर का मालिक एक्सेल्ड यहां हो रहा है, अब जिस घर में स्थिति, जैसे इसको कैसे कनेक्ट करें, शुक्र इस घर का मालिक है, तो भाई अगर ये घर अच्छा हो रहा है तो भाई शुक्र को भी उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एक तो होता है ना भाई मैंने अपने घर को फायदा दिया, एक होता है मेरे घर से मुझे फायदा मिला। तो आप ये बात को समझिए, किसी भी प्लैनेट, जब भी कोई प्लैनेट किसी घर में जाके एक्सेल्ड होता है तो उस प्लैनेट को तो मदद मिलती ही है, उस घर को भी वो
पूरी की पूरी चीज देने का प्रयास करता है। तो इसलिए इस घर का मालिक भी खुश हो जाएगा विदाउट एनी मोर एफर्ट्स। बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अगर वो एफर्ट कर ले तो वेल एंड गुड है, बट इसके बिना प्रयास के भी, बिना शुक्र के ज्यादा प्रयास के भी चंद्रमा इसको फलीभूत करेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? कभी भी कोई भी ग्रह कहीं जाके एक्सेल्ड होता है, उच्च का हो जाता है, तो जिस घर में उच्च का हो रहा है वो अपनी स्थिति को तो ठीक कर दिया वहां पर। कहता भाई मेरा फेवरेबल प्लेस है, मैं आनंद आ गया मुझे, बस मैं तो अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया हूं। तो जिस घर में आप एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचे हैं, इस घर के मालिक को भी आपने एक इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया है, चाहे वो इस घर में बैठा हो और चाहे दूर कहीं प्लेस्ड हो। क्लियर? ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो यहां से वो नजर कहां डाल रहे हैं? यहां से वो नजर डाल रहे हैं आपकी विद्या भाव में। क्लियर? विद्या भाव में अब आपको थोड़ा कष्ट दिलाएगा क्योंकि नजर यहां नीच की है। क्लियर? नीच की है नजर, बट ओवरऑल विश कंप्लीशन में कोई कसर छोड़ेगा नहीं वो। और क्या दिक्कतें आएंगी आपको संतान उत्पत्ति में स्टार्टिंग में थोड़ी बाधा हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गेन, सडन गेन, लॉटरी नहीं लग नहीं पा रही है। बट चंद्रमा क्योंकि एक्सेल्ड है आपका, तो कोई बहुत लंबे समय तक के लिए विषय विचारणीय रहेगा नहीं। बिकॉज 11th हाउस इज व्हाट? विश कंप्लीशन। बहुत अच्छी स्थिति में है वो। और 5वें भाव से हम आपके लव या कह सकते हैं आपकी रोमांस लाइफ को देखते हैं। रोमांस लाइफ जो रहेगी, अगर शनि का संबंध इसके साथ बनता है तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह भी होता है। जैसे मंगल और शनि की कहीं कंजक्शन है, लेकिन वो प्रेम विवाह टिक पाएगा, वो पता लगेगा कि शनि की स्थिति अच्छी है या नहीं है। तो इस प्रकार से भी चीजें हम जोड़कर देखते हैं। उसमें चंद्रमा का एक नजर का आना चीजों में एक सौम्यता लाता है, ठंडक लाता है, प्रेम को और बढ़ाता है। नाउ गोज टू सेकेंड हाउस, माने 12th हाउस, 12वां घर। कर्क लगन के 12वें भाव में चंद्रमा का फल। चंद्रमा आ गया 12वां भाव में। यहां से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 12वां भाव होता है। अब चंद्रमा आ गए 12वां भाव में, और ये कौन सी राशि है? ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि चंद्रमा को बड़ी पसंद है। अब 12वें भाव में चंद्रमा आता है तो क्या कराता है? 12वें भाव में चंद्रमा व्यय करवाता है, बहुत लंबी यात्राएं कराता है, और वो यात्राएं वो पसंद करता है। क्लियर? मतलब अगर जैसे इस घर का मालिक भी अच्छी स्थिति में आ बैठ जाए तो कई बार ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके सेटल भी हो जाते हैं। समझना जरा, सेटल कब हुआ है? जब लग्नाधिपति भी 12 नंबर पे है और राशि अधिपति भी 12 नंबर पर है और अच्छी स्थिति में है। क्लियर? और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, बिकॉज जो आपका राशि अधिपति इज डायरेक्टली लिंक विद योर भाई बहन, सिबलिंग्स, तो उस सेटिंग में, उस फॉरेन सेटलमेंट में आपके भाई बहनों ने बड़ी मदद की है। क्लियर? एंड मदर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? हालांकि हम हर बार मदर को चंद्रमा से आपके प्रोफेशन में नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्यों जोड़ा जा रहा है बार बार? कर्क लगन में स्पेशली क्यों? बिकॉज कर्क लगन में लग्नाधिपति ही मां से रिलेट कर रहा है, इसलिए कर्क लगन में मां का संबंध चंद्रमा से आपको प्लस प्लस करके देखना पड़ेगा। किसी भी और राशि के मुकाबले आपको कर्क लग्न या कर्क राशि में मां को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही होगा। सिंह राशि में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस पिता को देना ही होगा। मकर राशि में आपको अपने वर्कर्स को इंपॉर्टेंस देना ही होगा। इस प्रकार से आप लिंकअप करिए जरा चीजों को। आप कुंभ राशि में आपको जो कह सकते हैं थर्ड क्लास वर्कर्स हैं, उनको इंपॉर्टेंस, जैसे जस्ट लाइक यहां पर राहु बड़ा फेवरेबल होता है। ऐसे लोगों को जिनसे आपका 5-6 स्टेटस का फर्क आपको दिखाई देता है, ऐसे लोगों को बहुत प्रेम देना होगा, आपको रेस्पेक्ट देनी होगी, रिगार्ड देना होगा।
तो फिर बहुत अच्छा उनका जीवन दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें आपको लिंकअप करके चलनी है कि बृहस्पति के दो रूप हैं, एक समझदार क्षत्रिय गुरु और एक वो गुरु जिसने, आपको पता है शुक्र की कलाओं को बृहस्पति ने रचा है ताकि संसार में जो राक्षस स्वरूप है उसी में फंसा रहे। अदरवाइज पता लगा वो तो सीधे ही तपस्या करेंगे, सारे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो ये माया वाला रूप है, इसमें भी बृहस्पति ने बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और वो रचने में मीन राशि का बड़ा योगदान है। तो बृहस्पति के दो रूप हैं। स्पेशली जब बृहस्पति की इसकी बात होती है तो हम गुरु की बात करते हैं, अपने सीनियर गुरु की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं। 12वें की बात होती है तो हम अपने बृहस्पति का रोमांटिक फेज यानी हम लेडी के लिए हस्बैंड की बात करते हैं। स्पेशली मीन राशि से ज़्यादा कनेक्ट करके देखिएगा, हस्बैंड वाली अगर बात आएगी तो इसलिए राशियों से भी किसी पर्सनालिटी को कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा ठीक समझ में आएगा। ठीक है भाई, जैसे 3 नंबर 6 नंबर दोनों का मालिक कौन है? बुध। लेकिन अगर घर की महिलाएं, छोटी बहनें, उनको देखना है तो आप 6 नंबर कन्या राशि से देखें। 3 नंबर बताता है न्यूली बॉर्न बेबी या फीमेल चाइल्ड, इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। तो ये सब चीज़ें भी हम राशि को कनेक्ट करके भी देखते हैं, तो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम सीख जाएंगे। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो उस प्रकार काफ़ी पसंद करते हैं चंद्रमा इस राशि को, तो खर्चा करते हैं वो, और फॉरेन लैंड सेटलमेंट भी विचार करते हैं। वो विचार पूरा होगा वो बुध के हाथों पे डिपेंड करता है। यहाँ से वो नजर डाल रहे हैं आपके छठे भाव में, तो छठा भाव हमारा रिपु भाव है, तो रिपु भाव को काबू रखेंगे। रिपु भाव का स्वामी कौन है? बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाए तो रिपुओं को वैसे ही वो शांत कर देंगे अपने आप, बिना हाथ पैर चलाए शांत रखेंगे, रिपु शांत रहेंगे। अगर बृहस्पति खराब स्थिति में है तो नेट रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर कि शत्रुओं से हार मिलेगी, लेकिन बीच का फेज शांत रहेगा क्योंकि चंद्रमा की शुभ दृष्टि है। आप समझ रहे हैं, जैसे कहीं कोई घाव है तो घाव, दवा तो मिली नहीं हमें, तो हमने घाव पर ढक लिया, दवा बिना के ऐसे ढक लिया, तो ऐसा लगेगा कि भाई घाव तो भर गया है, घाव भरा नहीं है, आपने खाली ढक दिया है, वो पीड़ा अंदर अंदर खराब ही हो रहा है। वो तो वही काम है, घर का मालिक ही तय करता है कि रिजल्ट खराब होगा या अच्छा, लेकिन इसकी दृष्टि मात्र ये काम कर सकती है कि आप के उस घाव को दिखना बंद कर दे या थोड़ा सा रिलीफ दे दे, बट नेट इसके पास रहेंगे रिजल्ट। क्लियर? और अपनी पर्सनैलिटी का स्वामी 12वें भाव है, तो कई बार जीवन के आखिरी पड़ाव में अगर अच्छी स्थिति में बैठा होता है चंद्रमा, वो ईश्वरीय तत्व को जानने का प्रयास करता है, मोक्ष की तरफ वो अट्रैक्ट होने लग जाता है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था कर्क लगन के 12 अलग अलग भावों में, अलग अलग घरों में चंद्रमा का प्रभाव, और चंद्रमा को हम आगे भी इसी प्रकार से बहुत डिटेल में जानेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको मिल सके, और आप जब तक शुरुआत से लेके एंड तक वीडियो नहीं देखने की आदत डालेंगे तब तक आप इस चीज को दक्ष लेवल तक नहीं ले जा सकते। यानी बिगनर लेवल से अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आप एक भी मिनट इसको बीच में कट ना कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यही कामना है कि ज्योतिष का ज्ञान ना सिर्फ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अमर हो। इसी मंगल कामना के साथ जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।